बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है और हम देख रहे हैं कि हर जगह पर महाफिल का एहतमाम किया जा रहा है और इसी सिलसिले में सिटी न्यूज़ नेटवर्क में भी कल बाकायदा तौर पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम एम्प्लॉयज़ ने शिरकत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत भी पेश किए। आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत और पूरा महीना ही हम देखते हैं कि हर जगह पर जश्न मनाया जाता है, हर जगह पर ज़िक्र व अस्कार की महफिल का एहतमाम किया जाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कल सिटी 42 के ऑफिस में भी महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। जी, तो महफिल नात के मनाज़र आपने देखे। इसी तरह शहर भर में महाफिल का एहतमाम भी किया जा रहा है और पूरे महीने हम देखते हैं कि फ़र्जंदान इस्लाम जो हैं वो नबी की आमद का जश्न इसी तरह से मनाते हैं। प्रोग्राम में आज क्या क्या शामिल होगा, कुछ बहुत ही अहम और कुछ बहुत ही ज़बरदस्त खबरें, कुछ ऐसा जिसका पता नहीं था और वो हो गया, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या है मौजूदा महंगाई की सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आपको मिलवाएंगे आज के मेहमानों से भी। आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले वेदर अपडेट से। हमारे साथ जुनेद रियाज मौजूद हैं। जुनेद, बताइए आज मौसम कैसा रहेगा? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, जिससे वाज़ह तौर पर जो है दर्जा हरारत में जो है वो कमी आई है। अगर आज सुबह के वक्त की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासब भी कम होने की वजह से जो है गर्मी का जोर टूट चुका है। आज सुबह के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब जो है 69% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त जो है 39% तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानब अगर स्मॉग की बात की जाए तो स्मॉग भी जो है वो काफ़ी बढ़ रही है और आज भी 261 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिसको कम करने के लिए हुकूमत अगर हरकत में आए तो क्रैक डाउन करने से जो है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ चलान करने से स्मॉग में खासी कमी जो है वो लाई जा सकती है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी मौसम खुश्क रहेगा, बल्कि आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो मौसम खुश्क रहेगा। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि ठंडी हवाएं चलने से जो है वो दर्जा हरारत में वाज़ह कमी जो है वो देखने में आएगी। जी, ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में वाज़ह कमी देखने में आएगी और आ भी रही है, क्योंकि मौसम जो है हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा तब्दील हो रहा है। शहर की सूरत हाल डिस्कस करते हैं, आज की टॉप स्टोरी शामिल कर लेते हैं और पहली खबर मेरे पास जो है मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। फयाज चौहान की छुट्टी, फिरदौस आशिकावान आ गई। साबिक वज़ीर इत्तलात अपनी फरागत की खबर से लाइल्म निकले। हफीज सेंटर जुज़वी तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल करार, बिजली की तनसीबात तब्दील करने और फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने की सिफारिश। नादरा का मुफ्त तस्दीक से इनकार, जालसाजी का खदशा। नादरा ने एक उम्मीदवार की तस्दीक के लिए 35 रुपए मांग लिए। एक और स्कूल टीचर कोरोना का शिकार, शहर में 116 नए मरीज। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मेरा हाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ तज़किरा आज आप बड़ी एक्साइटेड लग रही थी, क्योंकि पहली स्टोरी ऐसी थी इन और आउट की, तो उसी पर आप वो कहते हैं ना इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, लेकिन ये कैसे हो गया ये तो खुद फयाजुल हसन चौहान साहब को नहीं पता। वैसे तो ये कहा जाए कि होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे आगे, तो वो वाला फिक्रा भी बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये हम देख भी रहे हैं कि इन आउट और फिर कभी फुल टॉस को मिस करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना सिर्फ उनके लिए हैरानगी बल्कि सुनने वालों के लिए भी बड़ी हैरानकुन खबर थी। ये चूंकि फिरदौस आशिकावान साहिबा कल सुबह 2 इम्पोर्टेंट मुलाकातें उन्होंने की, जो एक गवर्नर पंजाब से और वज़ीर पंजाब साहब से, तो उसमें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी। हालांकि बेहतरीन
जो वैरायटी जो बॉलिंग थी वो कर तो रहे थे बेहतरीन अंदाज में, और हर तरफ शॉट भी मार लेते थे। ये तब्दीलियां तो हम खबर सुन रहे थे कि वफाक में इनकी तवक्को की जा रही है, तो पंजाब में कैसे ये तब्दीली आ गई? लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब के हवाले से वाकई ये बात सोचने के काबिल है कि फयाजुल हसन चौहान से ज़्यादा शायद जो अपोजिशन को प्रॉपर लताड़ने का जो हाथों लेते थे और हुकूमत को डिफेंड भी बहुत, और सीएम साहब ने उनकी तारीफ भी की थी इस मामले में। सुबह शुरू होते थे और रात गए तक बेचारे एक ही नौकरी करते थे। अब महकमा कॉलोनीज का पता नहीं क्या हाल है, और अपने महकमे को शायद उन्होंने क्या वहाँ पे परफॉर्म किया, लेकिन बहरहाल उनके पास वो वजारत बरकरार है। जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए कितनी कॉलोनियाँ बनी हैं ये उनसे ना तो सवाल पूछा जाता है, पूछा तो जाएगा जब वक्त पूरा होगा, और इस पर उनकी कारकर्दगी क्या है कॉलोनीज की, वो उनके लिए एक बड़ा टास्क होगा, लेकिन वो ये करेंगे नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे कॉलोनीज की कारकर्दगी के हवाले से, लेकिन उसमें सारी गुफ्तगू डिपार्टमेंटल जो परफॉर्मेंस है उसके बजाय वो अपोजिशन से शुरू होंगे और अपोजिशन से ही ख़त्म करेंगे, जो उनका तुरा इम्तियाज़ है। अब तक की जो 2.5 साल की जो कारकर्दगी हम देख भी रहे हैं कि बहरहाल अब फरदौस आशिक अवान साहिबा, लेकिन वो तासुरात जो है ना फयाजुल हसन चौहान साहब के, वो नाज़रीन के साथ शेयर करने बहुत ज़रूरी है। हम पहले अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा था सीरियसली। जी दिखाइएगा। आगे भी आपको तो आप क्या कहेंगे? मुझे कोई खबर नहीं है सर। अभी इतला है कि फरदौस आशिक अवान को मशीर इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सर? मुझे नहीं पता इसका, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। मीडिया में खबरें आ गई हैं, नोटिफिकेशन मैं ये भी आ बता गया। रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। तो देखिए इनको इस बात का पता नहीं है कि इनको तब्दील किया या जा रहा या नहीं जा रहा, लेकिन इनको ये बड़ा पता था अपनी वजारत के दौरान कि जो अखबारात या मीडिया हाउसेस अगर उनकी जो पॉलिसी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गवर्नमेंट की लाइन को वो टो नहीं करते, तो उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कैसे करनी है। उनका 20,000 रुपए का भी जो इश्तिहार है छोटा सा, उसको भी रुकवाने के लिए ये सरगर्म रहते थे। ये इनकी कारकर्दगी है, इम्तियाजी सलूक इन्होंने बरता। उसके अलावा जो अभी तक ये कर रहे थे, जिस तरह की इनकी इत्तलात की, इनके बोलने की बात ना करें, इत्तलात की परफॉर्मेंस भी तो देखनी है आपने। महकमा इत्तलात की परफॉर्मेंस क्या रही है, इम्तियाजी सलूक की नई जो रवायात थी वो मौसूफ ने डाली और इनका कुछ नहीं बिगड़ा। ये तो आज चेंज हो गए, और अब फरदौस आशिक अवान साहब अब अभी भी कह रहे हैं कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ तो बिगड़ गया है। वो नहीं रहे तो फिर अब क्या बिगड़ने का आप इंतजार करें। मुझे एक अहम खबर अपने नाज़रीन के साथ अभी शेयर करनी है, उसके बाद हम दोबारा पे इस टॉपिक पे आएंगे। खबर हमारे पास नाज़रीन ये है कि तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद का मामला है। वफाकी हुकूमत ने बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास तलब कर लिया है। जी तो नाज़रीन, हम खबर आपने जानी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और हम डिस्कस कर रहे हैं कि फयाजुल हसन चौहान साहब और उसके बाद एंट्री हुई है फरदौस आशिक अवान साहिबा की। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बहुत ही कड़वाहट होती थी फयाजुल हसन चौहान साहब की बातों में। बहुत ज्यादा नहीं, और कड़वाहट से ज्यादा लोगों की दिल आजारी। और दिल आजारी ठीक है, आप गवर्नमेंट हमेशा अपोजिशन के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अल्फाज का चुनाव बहुत मैटर करता है। मुझे बताएं कि इस तरह की अगर पॉलिटिकल एलीट, हम अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे? इतनी जो गैर पार्लिमानी गुफ्तगू हम देखते थे हर रोज, मतलब आप यंग जनरेशन की, क्या आप यही सोच लें कि आपके अपने बच्चे भी ये देख रहे होंगे, वो क्या आपसे इंप्रेशन लेंगे? और अल्फाज का चुनाव, तनकीद करें, आपका हक है, आप करें बिल्कुल। पॉलिसी जिस तरह से अपोजिशन को भी पॉलिसीज पर तनकीद करनी चाहिए, लेकिन गैर पार्लिमानी अल्फाज का चुनाव, शिद्दत इसमें लाना, सियासी जो कशीदगी है इसको हवा देना, मेरा ख्याल है इसमें किसी का फायदा नहीं है। इसमें आज आप, कल आप थे और आज आप नहीं हैं, बिल्कुल, तो क्या आपने तीर मार लिया या दूसरी मरतबा भी आप आ गए? हालांकि बड़ी बात है, ये समझाता था कि दूसरी मरतबा कोई जो अपॉइंट नहीं हुआ कभी भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खास तौर पर, लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब को अल्लाह ने इज्जत दी, लेकिन उनसे संभाली नहीं गई। और जिस तरह का इनका रवैया हमने देखा है मीडिया हाउसेस के हवाले से,
وہ بھی ویسا ہی تھا. یہ وہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ ادھر نون لیگ ہے, ادھر پیپلز پارٹی ہے, ادھر کچھ ہے, اور اسی تناظر میں یعنی ہی انہوں نے میڈیا ہاؤسز کو بھی دیکھا جاتا تھا. حالانکہ میڈیا ہمیشہ اپنا کام کرتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے اشتہارات پر موصوف کو ہم نے پرسنل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور افسوس بھی ہوتا تھا کہ یہ کس طرح کا, یہ تو وہ جماعت ہے جس کو میڈیا ہی لے کے آیا, اور میڈیا نے ان کی ہر طرح سے سپورٹ کی. جب یہ اپوزیشن میں تھے ان کو دکھایا جاتا تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا, میڈیا کی آزادی کی بھی بات کی جاتی تھی. لیکن جب یہ گورنمنٹ میں آئے, ان پر اگر تنقید کریں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جو لینگویج ہے اس کو اس طرح کی رکھیں کہ بچے اگر آپ کا دیکھیں تو بچوں کی حوصلہ شکنی نہ ہو. آپ نئی جنریشن کو میسیج کیا دے رہے ہیں, مختلف القابات ہر روز آپ دے رہے ہیں, اور اسی طرح سے آپ نے پسند ناپسند کا جو علم بلند کیے رکھا اپنے دونوں ٹینیورز میں, وہ آپ کے سامنے ہے, اور اپنا کام کم کیا, جو کام جس سے فائدہ ہونا ہے, جس سے سرکاری ملازمین کو گھر ملنے ہیں, وہ کام کم کیا ہے, اور دوسرے کام دیکھ لیں آپ نے زیادہ کیے ہیں. صبح سے شام تک کبھی ٹک ٹاک بن رہا ہے, کبھی ٹک ٹاک سٹارز کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, اور حد تو یہ ہے ایسے انفارمیشن منسٹر ہیں کہ پنجاب میں اتنے بڑے لیول پر جو بیٹنگ آرڈر تبدیل ہوا ہے, اپنی انفارمیشن نہیں تھی, سلیکٹرز نے جو پلیز پرفارم نہیں کر رہے تھے ان کو باہر نکالا ہے, منسٹر خود اس انفارمیشن سے بے خبر نکلے. علی پرویز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. علی, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. یہ جو ایک انٹری ہوئی ہے اور ایک آؤٹ ہوئے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی انٹری ہوئی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ ہم نے تو دیکھا کہ اپوزیشن کو بہت آڑے ہاتھوں لیتے تھے فیاض الحسن چوہان صاحب, اور سی ایم صاحب ان کی تعریف بھی کرتے رہے, پھر اس تبدیلی کی وجہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں, میں گزارش اس بات سے بالکل اپنی جو تھاٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیتا ہوں, پر اس ایشو کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں اس انسیڈنٹ سے سبق کیا لینا چاہیے. جو سبق لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں ان کا انجام دیکھ لیں. آپ کو چیزیں میرٹ کے اوپر کرنی چاہیے, آپ ایشوز کے اوپر بات کریں. اگر آپ ذاتیات کے اوپر اور بھونڈے انداز کے اندر سیاست کرتے ہیں تو اس کا انجام یہی نکلتا ہے جو آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ جی جو یہ دوسری اننگ مل رہی ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی, اب اس کے اندر میرے جو دو اس کے اندر بیسک جو اس کے اوپر نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, اور آپ کے ویورز کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ جی وہ اپنا فیصلہ خود کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہیں, جب ان کو نکالا گیا تھا ان کو کن الزامات کے بیسس کے اوپر نکالا گیا, کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ایجنسیوں کی جو کمشنوں کی بے ضابطگیوں کے اندر ان کو نکالا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر اس حد تک چھوٹے الزامات بھی تھے کہ جی کہ پی ٹی وی کے یہ ملازموں کو اپنے گھر کے اندر انہوں نے استعمال کر رہی تھیں. اگر ان کا کردار اس قسم کا ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ جو ان کو یہ واپس لے کے آ رہے ہیں ایک دوسرے رول کے اوپر, کیا ان کے اوپر جو الزامات لگے تھے وہ کلیئر ہو گئے ہیں مدینہ کی ریاست کے اندر کہ ابھی نہیں ہوئے, اور عمران خان صاحب کو کیونکہ فیاض الحسن چوہان صاحب سے جان چھڑانی تھی اس لیے ان کو آگے خالی کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری بات یہ کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے, میں گزارش کروں گا اس کے بھی وہ نکات جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بارے میں اس ججمنٹ کے اندر لکھے ہوئے وہ بھی ضرور اپنی اسکرین کے اوپر چلائیں. اس کے اندر بڑا کلیئرلی آنریبل جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی یہ پرائما فیشی کہ یہ بالکل کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے. تو یہ جو ان دو نکات کے اوپر جو بنیادی چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے کس قسم کا کپتان اپوائنٹ کر دی ہے, اور اس کے بعد وہ کپتان کس قسم کی اپنی ٹیم ہمارے سامنے لے کے آ رہا ہے, صرف اس لیے کہ اس نے چاہتا یہ ہے کہ ایسے لوگ اس کے ارد گرد ہوں جو اس کی خواہشات کے مطابق ایک بادشاہت کے انداز کے اندر ان کی اپوزیشن کی پارٹیوں کو ٹارگٹ کر سکیں, اور کسی قسم کی کوئی پرفارمنس اور ڈیلیوری کے اوپر کوئی رزلٹ ان کو دکھانے کی ضرورت نہ ہو. تو میری تو اس کے اوپر یہ آبزرویشن ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. راؤ صاحب گفتگو سنی, آپ نے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اہم نکتے ہیں جن پر بات کی ہے علی پرویز ملک نے, اور
بالکل اس کا پتہ ہونا چاہیے جو الزامات لگائے گئے وہ کیوں، حالانکہ فردوس عاشق اقوان صاحبہ بھی جو ان کی پرفارمنس تھی وہ کوئی ایسی پرفارمنس نہیں تھی بطور انفارمیشن منسٹر کہ ان کو ایس اے پی اے اور ان کے ساتھ ایک انفارمیشن منسٹر بھی، تو فیڈرل میں تو یہ ہوا، اور یہاں پر اب جب کہ وہ آئی ہیں تو ان کے حوالے سے چونکہ یہ کم از کم جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سمجھتی ضرور ہیں بالکل، اور ان سے ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنے ماضی سے بھی سبق سیکھیں، اور اگر یہاں پر انہوں نے اچھا راؤ صاحب جو فیاض الرحمان صاحب کے لیے علی پرویز صاحب نے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، وہ انہوں نے میرے خیال سے بہت بڑی بات ایک جملے میں کہہ دی. ایگزیکٹلی صبح سے شام کی تو کام کرتے تھے اور یہ ہم ڈسکس سے پہلے بالکل، اور آج کی جو رات سے جو ٹکرز اور جو میڈیا میں باتیں بھی آ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں بہت زیادہ اس حوالے سے ہو رہی ہیں. بہرحال بیٹنگ آرڈر تبدیل کیا ہے، تبدیلی ٹھیک ہے، آپ کے جو لوگ پرفارم نہیں کر رہے تھے، لیکن فیاض الحسن چوہان کے حوالے سے جو ان کی پارٹی کی ریپرزنٹیشن تھی وہ اتنی ویک نہیں تھی کہ ان کو شاید ہٹایا جاتا. وہ ہمارے دیکھیے میڈیا ہاؤسز کے جو ذاتی اختلافات جو انہوں نے اپنی ان کو ذاتی بنایا ہوا تھا، ہماری طرف سے تو نہیں تھے، ہم تو آئینہ دکھا رہے تھے، ہم تو ایشوز ہیں. اگر آپ انڈر پاس کو مزید 100 روز لیٹ کریں گے تو کیا ہم رپورٹ نہ کریں؟ آپ انہی کمپنیز کو ٹھیکہ دیں گے جو بلیک لسٹ رہی ہیں ماضی میں، تو کیا اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو امپروو نہیں کریں گے تو اس پر کیا میڈیا گفتگو نہ کرے؟ آپ کی جو فیصلے ہیں، آپ نے چینی 55 سے 110 روپے تک پہنچائی، کیا اس پر بات نہ کریں؟ گندم کی فصل آتے ہی گندم ناپید ہوئی، کیا اس پہ میڈیا بات نہ کرے؟ اور سبزیوں کی قیمتیں آج بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اسی طرح سے ٹماٹر آپ کے سامنے ہے، ہر روز خبروں میں آ رہا ہے کہ 150 سے 250 روپے تک جو ہے فروخت ہو رہا ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو کیا اس کی ہم بات نہ کریں؟ اگر سستے بازار میں کوئی چینی کا سٹال خالی ہے تو کیا ہم وہ نہ دکھائیں؟ یہ کیوں نہ دکھائیں؟ یہ ہم ماضی میں بھی ایسے کرتے رہے ہیں، ماضی میں بھی ہم یہ دکھاتے رہے ہیں. لیکن اس دفعہ تو ہمیں یہ نظر آتا رہا کہ آئینہ ان کو دکھایا تو وہ برا مان گئے. اگر آپ وہ دیکھ لیں، ہمارے شہباز شریف کے 10 سال بھی دیکھ لیں تو کیا ہم نے آئے روز جو میو ہسپتال کا جو ٹاور تھا، کیا اس کے بارے میں ہم نے گفتگو نہیں کی؟ بالکل بالکل. کیا ہم نے جو پلائی کے پروجیکٹ چھوڑے گئے تھے جن کو نظر انداز کیا تھا شہباز شریف نے، کیا ہم نے ان پر گفتگو کرتے رہے ہیں؟ اور اسی طرح سے اگر ان کے جو پروجیکٹس کمپنیز کے حوالے سے کیا ہم نے گفتگو نہیں کی؟ 56 کمپنیز کا ایشو آپ تو نہیں لائے، میڈیا لے کر آیا تھا، تو اس پر گفتگو نہیں ہوئی. اور کارکردگی نہیں ہوگی، نشاندہی کرتا رہے گا میڈیا، اور اس طرح سے یہ ہوتا رہے گا تو اس کو آپ کے بجائے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش راؤ کریں. صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر، بہت بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ چاہیے فیاض الحسن چوہان صاحب کے بعد اب انٹری ہوئی ہے فردوس عاشق اقوان صاحبہ کی، اس فیصلے کے پس پردہ محرکات آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ میرے کچھ دوست جو پہلے تھی، کیا نام ہے ان کا، جو بات کر رہے تھے، راؤ دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، یہ نظام جو چلایا جا رہا ہے، یہ نظام سیاست سے علاوہ چلایا جا رہا ہے. جی، اس میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی سیاسی تجزیے اس کو کسی طور پہ بھی اس تک پہنچ سکتے ہیں. یہ پیروں فقیروں، درگاہوں کے حوالے سے ہونے والی ایک سیاست ہے جس میں مجھ جیسا غلیظ انسان جو اتنا پاک اور صاف ہے ہی نہیں کہ کوئی تبصرہ کر سکے. تو آپ مجھے بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں ایسا ایک تبصرہ کروں کہ جس سے میں پاک ہستیوں کو ناراض کر دوں جو ان کے سپورٹر ہیں، جن کے درگاہوں پہ جا کر یہ سارا کچھ یہ حاصل کر رہے ہیں؟ میں کیسے اس پہ تبصرہ کر سکتا ہوں؟
افتخار صاحب چلے تبصرہ نہ کریں کی بات کرنی ہے تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ نام کا ایک ادارہ ہے پاکستان میں, اس میں ایک کیس پچھلے دنوں آیا ہوا تھا, قاضی عیسیٰ نام کا ایک آدمی ہے, وہ بھی سپریم کورٹ کا کوئی جج ہے کوئٹے ووٹے کا, اس کی ججمنٹ میں اس محترمہ کا بھی نام آیا ہوا ہے. اس محترمہ کے بارے میں وہ جو سپریم کورٹ نام کی عدالت ہے پاکستان کی, اس کے ججز نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اور جو مطالبہ کیا ہے انکوائری کا, اور کہا گیا کہ اس کے معاملے میں اور معلومات حاصل کرنے کے لیے اور کام کیا جائے, اس کے بعد ان کا بڑا جمان ہو جانا, تو یہ تو پھر ان دہگاہوں اور ان پاک ہستیوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ نظر آتا ہے, اور تو کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی. کیونکہ جب ان کو خداحافظ کہا گیا تھا تو کیا الزام تھا جو ان پہ نہیں لگایا گیا, گاڑیوں کا, پیسوں کا, کمیشنوں کا, کیا کیا نہیں کہا گیا, اپوائنٹمنٹس کا, کچھ اپوائنٹمنٹس بھی ہیں جی بیٹے, کچھ اپوائنٹمنٹس بھی ہیں کسی وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں. دوست جو فیصلے کہیں سے بہت پاک مقدس ہستیاں جو ہیں انسان میں ہوتی ہیں نا, یہ جو وقت کے کتب ہوتے ہیں, ولی ہوتے ہیں, اور وہ انہی کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے, تو ان لوگوں کا تعلق ان جو وقت کے ولی اور کتب اور وقت کے جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہوا ہے, یہ ان سے وہ حاصل کر کے, ان سے وہ دعا کرا کے, ان سے وہ کر کے یہ یہاں آ رہے ہیں. تو یہ نظام جو ہے وہ ایک بہت اچھا کہا تھا, فوت ہو گیا. ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دیں, میں کسی کے خلاف نہیں کر رہا, نہ فوج کی بات کی ہے نہ میں نے کسی کی بات کی, مجھے بات کرنے دیں. سر نظام ہستی کون چلا رہا ہے, ایک بہت اہم شاعر نے لکھا تھا, اس نظام ہستی کو کون چلا رہا ہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے, جتنا میں سمجھ سکا وہ میں نے ایمانداری سے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اب کسی کو اچھا لگے, برا لگے. محترمہ کو میں جانتا ہوں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھی, میرا ان سلام دعا بھی ہے, لیکن میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا, اور جو میں جانتا ہوں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا. باقی رہے چوہان صاحب, اب مجھے بتائیں کہ میرے پیارے وزیر اعظم نے پرسوں چوتھ کہا تھا کہ ایسے فیصلے ہوں گے کہ لوگوں کے ماتھوں پہ پسینہ آ جائے گا, ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی فنکشن میں گئے ہیں بطور وزیر کے, فنکشن ختم ہوا ہے, آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ کی تو وزارت گئی, تو آپ اس آدمی کی شکل دیکھ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ پسینہ ماتھوں پہ پسینہ آنا تھا, اور بیچارہ وہ ہے تو ہر طاقتور پولیٹیکل ورکر ہے جماعت اسلامی کا, اس کی ٹانگیں تو نہیں کانپی ہوں گی, لیکن میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ ایسی بات. تو اب یہ دیکھیں نا, پرائم منسٹر صاحب کا حکم ہے, اپنا نیک لوگوں کی دعائیں ہیں, نیک لوگوں کی اپنا آشیرواد ہے, تو اب میں کیا سے تبصرہ کروں. آپ بتائیں, اگر آپ کو میری بات پسند نہیں آئی تو آپ اور کچھ سوال کر لیں, میں اس کا بھی جواب دینے کو حاضر ہوں. بولیے. چلے اس سے ہوگا کیا اگر فردوس عاشق اعوان صاحبہ آ بھی گئی ہیں, تو اس سے کیا فردر ہوگا, کیا وہ کام تھا جو آپ سمجھتے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نہیں کر پا رہے تھے, فردوس عاشق اعوان صاحبہ کریں گی؟ یار بیٹے ممکن ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ان کا جو پیر ہے وہ زیادہ تگڑا ہو, اس کی جو اس نے جو وہ کیا ہوتا ہے وہ جو پڑھنے کے لیے دیا ہو وہ زیادہ اس میں طاقت ہو. جو چوہان صاحب تو خیر اتنا پیری میں شرماندے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کا جو تعلق ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پیری مردی میں, جو بڑا ممکن ہے ان کا بھی وہ پیر ہو پنڈی کا. پنڈی سے خدا کو واسطہ مراد جیش کیوں نہیں ہے, میں یہ واضح کر دوں, اللہ معاف کرے, میں ایسی بات نہیں کر رہا. میں بالکل یہ بات ریکارڈ پہ رہے کہ میں نے پنڈی شہر کا نام لیا ہے, پنڈی کے کسی گیٹ گوٹ کا نام نہیں دیا. تو مسئلہ یہ ہے بیٹے, کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ تیرا اخبار ہے, نہ تجھے کوئی اشتہار ملنا ہے, اور نہ ہی تو نے کوئی ایسا کام کرنا ہے, نہ ہی تیرے پاس جیلی ABC سرٹیفکیٹ ہے کہ تو اربپتی ہو جائے. چھوڑ یار ان باتوں کو میرے دوست. مجھے یہ بتا کہ کل میں نے بہت تقریر کی جا کے, کل میں بیچ کے آیا اپنے شلجم بہت سستے
16 रुपए किलो, मार्केट में रेट था 47 रुपए। मैंने शाम एक तो प्रोग्रामों में बहुत शोर मचाया, खुदा का फजल है कि मेरी बात किसने सुन ली। आज शलगम का रेट 47 से कम होकर 32 रुपए पे आ गया। इफ्तिखार साहब, एक और खबर पे आपका कमेंट चाहिए। गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से अलीम खान और मोनस इलाही साहब आमने सामने हैं। मुझे बताइएगा इस पर क्या कमेंट आप करना चाहेंगे। अब तो हम देख रहे हैं कि इमदादी कीमत जो है उसको डिसाइड करने के हवाले से भी दोनों रहनुमा जो हैं वो सामने आ गए हैं। बिल्कुल सही हमने, अगरचे ना अलीम खान काश्तकार है और ना ही मोनस काश्तकार है। इन्होंने जमीनें खरीदी हैं और वो इनके पास बहुत बड़ी जमीनें हैं। पैसा जब आया तो इन्होंने जमीनें खरीदी हैं। हम चौंका गरीब काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार हैं, जद्दी पुश्ती काश्तकार हैं, तो हम तो छोटे हैं ना, ये किसान टाइप चीज। तो हम तो अमली आदमी हैं, हम तो खाद खरीदते हैं, जमीन को हल मारते हैं, पानी देते हैं, फिर उसमें वत्तर एक चीज होता है, जब उसका एक पॉइंट आता है कि नाउ अब हम इसमें सीड लगा सकते हैं। फिर मैं सीड ढूंढता हूँ कि सीड कहाँ से मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा। फिर खाद की कीमत का ये हाल है कि DAP मैंने लिए 4100 रुपए, 4100 रुपए। अब ये जो गंदम की कीमत है मेरे मोहतरमा, ये हमें समझना चाहिए कि अगर फी एकड़ मेरी काश्त जो मैं कर रहा हूँ उसकी पैदावार अगर फर्ज करें 40 मन है, 40 को आप इनका रेट जो है उससे ज़रब दे दें और उस एकड़ पर आने वाली, पहली बात है कि एकड़ मेरी मलकियत है या मैंने ठेके पर लिया हुआ है। अगर मेरी मलकियत है उस एकड़ की कम अज कम कीमत जो है 25 से 30 लाख रुपया शहरी है। अगर शहर के नजदीक है तो उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया। सही। अब बताएं 1 करोड़ रुपया की तो मेरी सरमायाकारी है जमीन की शक्ल में, फिर उस पर मैं हल चलवाता हूँ, किराए पे लेके भी चलाऊँ तो उसका मुझे पैसे देने पड़ते हैं। फिर उसमें मैं अगर ट्यूबवेल का पानी देता हूँ तो मुझे बिजली का बिल देना पड़ता है। सही। और उस पर जो मैं खुद काम कर रहा हूँ, अगर मैं रोजगार पे होता तो मुझे कुछ छोटी बोरी पैसे तो आप देते ना, कोई मैं 1000-1200 रुपए दिहाड़ी का तो मैं मुलाजम होता ना, वो 1000-1200 रुपए भी मेरा उस पर लगाएं। जब आप बैठ के घर में कैलकुलेशन करेंगी तो आपको अफसोस होगा कि ये मैं क्या कहूँ, ये लोग जो हम फैसला कर रहे हैं किसानों की किस्मत का बैठ के, उन जाहिलों को काश की अलग बेगा नहीं पता। बिल्कुल बजा फरमाया। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब। वक्त की कमी के बायस हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा सकते। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। राव साहब, एक आपका कमेंट चाहिए, उसके बाद मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। गंदम की प्राइस पे बिल्कुल जो मुतालबा चौधरी परवेज लाई का या मोनस लाई का है वो बिल्कुल हक बजानिब इसलिए भी है क्योंकि अगर मार्केट में 26 से 2700 रुपये में फरोख्त हो रही है तो फिर क्या वजह है कि हम अपने किसान को क्यों जो है वो ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते। क्या करे कोई और खाए कोई, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। इफ्तिखार साहब ने, हमारे सीनियर भी हैं, जिस तरह से एलेबोरेट किया सिर्फ 1 एकड़ को, और इसी तरह से अगर किसानों की आप हालत देखें इसलिए नहीं पाती, और फसल की पकाई तक बहुत सारी उम्मीदें हैं जो वाबस्ता की होती हैं किसानों ने, और एट द एंड ऑफ द डे गंदम पंजाब गवर्नमेंट हथिया लेती है और या फिर जो होर्डर्स हैं वो होर्डिंग करते हैं, और जो सारी प्रॉफिट है जिसने मेहनत की, जिसकी ज़मीन थी, पैसों की शक्ल में ज़मीन थी, या उस पर सारी मेहनत मजदूरी करने के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं आता, उसके हाथ में वही पीनट सा रहता है। और ये अगर आप जो 1600 की बजाय 2000 कर भी देते हैं तो ये भी कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। बिल्कुल आपने सही और अगर आपने ब्लैक में होल्डर्स को फायदा पहुंचाना है तो फिर तो आप जो मर्जी करी जाएं। अगर देखिए मार्केट में अगर आटा ये उस कीमत में नहीं आ रहा जो आपने फिक्स की हुई है तो फिर आपको क्या फायदा नीचे रखने का। बिल्कुल आपने सही कहा। राव साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन नाज़रीन एक अहम खबर अभी आप तक पहुंचा दें हाई कोर्ट से। जी नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अगली खबर शामिल कर लेते हैं। हफीज सेंटर जज्वी तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल करार बिजली की तनसीबात तब्दील करने, फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने की सिफारिश की गई है और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राव साहब क्या कहेंगे? आपने तो पूरा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि बिल्डिंग, अब ये इशारे दिए जा रहे हैं, बाकायदा रिपोर्ट भी आ जाएगी चंद रोज़ में, ये उसके जो उसकी मतन है ये हासिल किया गया है, उसमें उम्मीद है कोई ये हो सकता है कि कोई ना कोई रद्दोबदल भी हो जाए। लेकिन बहरहाल चूंकि ये दुरे नयाब की स्टोरी है और ऑथेंटिसिटी इसकी इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि ये चीफ इंजीनियर जो बेचारा रात सस्पेंड हो गया,
اس کی کیا بات کریں اس کی کیا بات کریں اچھا خاصا ہر جگہ پہ نظر آ رہا تھا. اور یہ رپورٹ بھی انہوں نے کی ہے. اس کی سٹرکچر جو ایویلویشن تھی کہ کیا یہ جو پلرز ہیں کھڑے رہ بھی سکتے ہیں یا نہیں, اور اس پر مختلف جو تجاویز ہیں وہ کمیٹی نے انیشلی جو سٹرکچرل کمیٹی تھی اس کی جانب سے آئی ہیں, اور اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ وہ والے فلور جہاں پر آتش زدگی تھی اس کا مشرقی حصہ خاص طور پر سیکنڈ اور تھرڈ فلور کا وہ قابل استعمال نہیں ہے, کیونکہ اس آتش زدگی کو میں خود اس کا وٹنس ہوں. جس طرح کی وہ آگ تھی اس میں جو سٹیل تھا اس کے پگھلنے کے حوالے سے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پگھل گیا ہوگا. البتہ اس کی جو سٹرکچر انجینئرز ہیں جو ماہرین ہیں بہتر وہ بتا سکتے ہیں, بہتر وہ بتا سکتے, چونکہ ہمارا یہ شعبہ نہیں ہے, لیکن ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ مسلسل 36 گھنٹے آگ رہی, مسلسل 36 گھنٹے, اور بڑی خوفناک یہ آتش زدگی تھی کیونکہ سارا جو ہائیلی فیومیبل جو مٹیریل تھا وہ وہاں پر موجود تھا. اب اس میں جو تجاوز ہے آپ کو یاد ہوگا 460 آج بھی شہر کی ایسی عمارتیں ہیں جہاں پر فائر فائٹنگ سسٹم نہیں ہے. مجھے بتا دینا سیکھا کیا ہم نے ان کی نشاندہی کر دی ہے, ہم نے ہمیشہ حادثات کے 2-4 دن 6 دن تو بڑے بیانات دیکھے ہیں, اس کے بعد پھر سب کچھ جو نارملائز ہو جاتا ہے جو کہ مزید حادثات کا سبب بھی بنتا ہے. اب کم از کم وہ عمارتیں جن کا ڈیٹا مکمل ریسکیو 1122 اور جو سیول ڈیفنس ہے ان کے پاس موجود ہے, کم از کم وہاں پر جو لاکھوں لوگ روزانہ جن کی آنا اور جانا رہتا ہے, کم از کم ان کی زندگیاں تو بچائی جا سکتی ہیں فائر ہائیڈرنٹس لگا کر, وہاں پر سسٹم لگا کر. حد تو یہ ہے, مجھے سٹوری کو وائنڈ اپ کرنا ہے, اور اسی طرح سے ہم وائنڈ اپ کریں گے کہ ہم افسوسناک واقعات کے بعد جو ہے وہ چیزوں کی نشاندہی تو کرتے ہیں لیکن ہم ان سے سیکھتے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن یہ ایک سبق تھا, اگر ہم اس سے کچھ وقت پہ سیکھ لیں گے تو آگے ہم بہت سارے بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں. اگلی خبر ہے جی, پولیس بھرتی کے حوالے سے نادرا کا مفت تصدیق سے انکار, جال سازی کا خدشہ ہے. یہ ہم نے کل دیکھا کہ اہلکاروں کی بھرتی ہو رہی ہے, ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں, دوڑ کا ٹیسٹ ہوگا, لیکن نادرا نے اس سے انکار کر دیا ہے. 35 روپے فیس جو ہے نادرا نے مانگی ہے, ادروائز اس سے انکار کر دیا جائے گا. ایک امیدوار کی تصدیق کے لیے 35 روپے نادرا کی جانب سے مانگے گئے ہیں. جی راؤ صاحب, میں بڑا حیران ہوں. 2 روز قبل ہمارے رپورٹر ہیں سعود بٹ, انہوں نے ایک سٹوری دی کہ تحصیلدار جو بھرتی ہو رہے ہیں وہ سیٹیں ہیں غالباً 58 یا 60 کے قریب سیٹیں ہیں, اور پتہ چلا ہے کہ اس سے جو اس کے فارم جمع ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں, وہ ہزاروں میں بلکہ لاکھ کے قریب ہیں. کیا کریں لوگ, اور انہی سے جو آمدن جو ہوئی ہے وہ 6 سے 7 کروڑ روپے ہو گئی ہے. تو ہم نے تو بھرتیوں کا بھی جو سسٹم ہے اس کو بھی منافع بخش بنا لیا ہے, اور آج سے نہیں ہے, یہ اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس پیسے کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا وہ. یہی حال نادرا کا بھی ہے. نادرا دیکھیے قومی ادارہ ہے, اور نادرا نے ہر چیز کو جو ہے وہ پروفٹ اورینٹڈ بنانے کی کوشش ہمیشہ کی ہے. تصدیق کرنی ہے, قومی فریضہ ہے, آپ نے پہلے ہی وہ اگر 1000 سیٹیں ہوں گی کانسٹیبلز کی تو 4 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا ہوگا, وہ اس کی فیس آلریڈی جمع ہوگی, تو اسی میں آپ کر لیں اگر آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے تو. بلکہ یہ تو اگر کروانا بھی ہے تو یہ پنجاب پولیس جس نے فیسیں جمع کی ہیں وہ کروائے, پھر لوگوں پہ کروا رہے ہیں. حالانکہ 35 روپیز سے فرق شاید نہیں پڑتا, وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بھی دے دیں گے, لیکن جب آپ کیلکولیٹ کریں گے کہ 2 یا 2.5 لاکھ لوگوں نے جب اپلائی کیا ہوگا تو ان کی کیلکولیشن کریں گے تو وہ اچھا خاصا مال غنیمت بن جائے گا. راؤ صاحب, یہ تو ایک پہلو ہے نا, مجھے صرف بتا دیں جال سازی کو کیسے آپ انشور کریں گے کہ اس سے پھر جال سازی کیسے, کیا کہہ رہے ہیں جال سازی؟ ہر چیز کیمرے کے سامنے آپ کر رہے ہیں, آپ جو میئرمنٹ ہے ان کے قد کی وہ آپ سامنے کیمرے کے سامنے کر رہے ہیں. اس میں مائنر سا اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ اوبلائج ہو جائے, لیکن جب دوڑ لگانی ہے, جب آپ نے جو رننگ کا ٹیسٹ کرنا ہے تو اس میں تو سب کچھ واضح ہو جانا ہے. اس میں جس نے کوالیفائی کرنا ہے وہی آگے, وہ ظاہر ہے وہی کراس کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں ویسے زیادہ تر ماضی میں ہم نے جو دیکھا ہے یہ اوبلائجنگ پوسٹ ہوتی ہیں کانسٹیبلز کی, اور اس میں اچھا خاصا جو کوٹا ہے وہ ارکان اسمبلی کو دیا جاتا ہے اپنے لوگوں کو اوبلائج کرنے کے لیے. بہرحال نوکری تو ملتی ہے, طریقہ کار خواہ کوئی بھی ہے, نوکری روزگار
دینے کی بات آ رہی ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں نوکریاں بھی لوگوں کو مل رہی ہیں. گو کہ آپ کا خواب 1 کروڑ نوکری کا ہے، لیکن چلیں 1 کروڑ نہ صحیح 1000 ہی صحیح، وہ تو دے تو رہے ہیں نا. تو لوگوں کو روزگار مل جائے گا. لیکن اب ہم بریک پہ جانے کے بعد جو ہے بات کرنے والے ہیں مفتی موجوں کی. یہ کون سی مفتی موجیں ہیں؟ واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر میرے پاس ہے جی، مفت کی موجیں اب ختم ہو گئی ہیں. ای لائبریری میں مفت کی موجیں ختم، طلباء سے فیس وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. راؤ صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں ای لائبریری میں اگر آپ کا چکر نہیں لگا تو آپ ضرور لگائیں. بڑی انفارمیٹیو وہ لائبریری ہے. وہاں پر 1 کلک پر آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن جو ہے لیکن یہ وہ تو آپ پیسے کو ملے وصول گی. کرنے والا اور اب چونکہ سوچ لیا ہے گورنمنٹ نے کہ اس سے بھی پیسے بنانے ہیں تو گورنمنٹ کو تو کوئی خیر روک نہیں سکتا. لیکن 250 روپے میں سمجھتا ہوں کہ 250 روپے کو بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے. اگر اسٹوڈنٹس دے بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. 48 لاکھ کا تخمینہ لگا لیا اس سے بھی پروفٹ کمانے کا. تو ایسے میں اگر لوگوں کو ایک بہترین جو فیسلٹی تھی وہ مل رہی تھی تو اس پر اس طرح فیس لگانا، نومینل چارجز ہیں ویسے یہ، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ یہ لگانے چاہیے. ہم نے تعلیم ترجیحات کہا، ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. آلریڈی اس قدر مہنگائی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو تو یہ مواقع زیادہ آسان کرنے چاہیے نا. دیکھیے یہ بس اب گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے. گورنمنٹ نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہر طرح کی جو فیسلٹی ہے اس سے بس کچھ نہ کچھ آئے. تو پھر اب کیا آپ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کو ضرور اس کو ریویو کرنا چاہیے کہ چلیں آپ نومینل چارجز کم کر دیں، 100 روپے رکھ دیں. چلیں ویسے اسٹوڈنٹس کے لیے 100-200 روپے خاصی اہمیت کے حامل ہیں. بالکل عام آدمی کے لیے ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف کو دیکھیں، ایگزیکٹلی ہم اگر دیکھیں تو 150 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اس پرسپیکٹو میں اگر آپ جائیں گے تو یقیناً 250 روپے آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے اور ایک محدود رقم ہوتی ہے جس میں سب کچھ مینیج وغیرہ ملے گا. اور اس سے 48 لاکھ روپے کما کر آپ کریں گے کیا؟ بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے جو آپ نے تخمینہ لگا لیا. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں راؤ صاحب، اور یہ ہے جی اگلی خبر ہمارے پاس. ایک اور سکول ٹیچر کرونا کا شکار. ڈینگی کے مریض بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کرونا کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں. اور مجھے تو اب وہ والی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ آپ کے ارد گرد بھی آپ سننا شروع ہو گئے ہیں کہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، جو کہ لمحہ فکریہ ہے. جی راؤ صاحب. ایگزیکٹلی پچھلے 10 روز کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو خاصی تیزی آئی ہے ایک دم سے. چونکہ ہمارا جو سپٹمبر میں ہم نے دیکھا کہ سپٹمبر میں 30-32-35 یہ ریشو روز آ رہی تھی کووڈ-19 کے جو پازیٹیو کیسز ہیں. لیکن ایک دم سے یہ 70 پہ اور 70 کے بعد اب 129 اور پھر اب اس سے بھی تجاوز کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ری ایمرجنس ہو رہی ہے. اس کو ری ایمرجنس کو ہمیں اسی سپیریٹ سے نمٹنا ہوگا جیسے جب کووڈ جو اپنی پیک پر تھا تو سب لوگوں نے احتیاط کیا. اور پھر اب کیجویلٹیز کی خبریں بھی آنا شروع ہوئی ہیں. تو اس سے جانی نقصان بھی یقیناً جو ہے وہ اب ہونا شروع ہو گیا. تو اس پر مزید احتیاط ہی کرنا ہوگا. اور کیا کہہ سکتے ہیں، 3 اس کے بنیادی جزو ہیں: ماسک کا استعمال، اس کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلہ اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال. یا اگر نہیں ہے تو 20 سیکنڈ بعد 20 سیکنڈ تک آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں گے. زیادہ وہ بہتر ہے. ویسے سینیٹائزر سے وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو خاص طور پر سنت بھی ہے کھانے سے پہلے آپ ہاتھ صاف ہوں آپ کے. بالکل. اور یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. بالکل وہی کوئی نئی چیز نہیں ہے کے حوالے سے یہ اس طرح اس پر اجلاس جیسا کہ جنید نے ابھی ہمارے ساتھ خبر شیئر کی ہے. تو یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ اس پہ کیا پلاننگ کی جاتی ہے. تھینک یو سو مچ راؤ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو بات ہوگی شہر کے حسن کی جو کہ تجاوزات نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. اسٹے ود اس. جی ناظرین، یہ مناظر دیکھ کے آپ بخوبی جان چکے ہوں گے کہ شہر کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بے ہنگم ٹریفک کے ساتھ ساتھ تجاوزات ہی ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ کی بھی ایک بڑی وجہ ہیں. اب تجاوزات کے خاتمے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم زبردست آپریشن ہم نے دیکھے کہ کیے جاتے ہیں، لیکن ان تجاوزات کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجوہات ہم جاننے کی کوشش بھی کریں گے. کیا مافیا اتنا اسٹرانگ ہے؟ کیا جس طرح سے ریڈی بان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے دہاڑی وصول کی جاتی ہے اور چیک اینڈ
बैलेंस रखते हैं जो लोग जो इस पर कार्रवाइयाँ करते हैं, वो किन बुनियादों पर ये कार्रवाइयाँ करते हैं, क्यों तजावुज़ात का खात्मा जो है वो एक ख्वाब बनकर रह गया है। कुछ मनाजर आपको शहर के दिखाएंगे जहाँ पर हमने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब देखे हैं। हमारे पास कुछ मनाजिर जो अभी भी आपको हम दिखा रहे हैं हाजी कैंप एम्प्रेस रोड के हैं। लंडा बाजार यहाँ पर कायम किया गया है, जा बजा रेडियाँ हैं, टाउनशिप बाजार के मनाजिर हैं। इसके अलावा हम अगर चले जाएं शाह आलम मार्केट वाली साइड पे, इचरा टाउनशिप, ये वो मार्केटें हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में हर रोज़ लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इसके बावजूद यहां पर कार्रवाइयां जो होती हैं, हमें वो कार्रवाइयां उस तरह से नज़र नहीं आती। ऑपरेशन ज़रूर किया जाता है, तजावुज़ात को हटाया ज़रूर जाता है, लेकिन कोई फॉलो अप ऑपरेशन क्यों नहीं होता? क्यों तजावुज़ात माफिया इस कदर स्ट्रॉन्ग है? आखिर इनको किसी की पुष्टपनाही हासिल है, या फिर ये माफिया जो है, जिस तरह से हमने देखा कि कल बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट भी कर रहे थे कि रेडी बांध ये कहते हैं हम दिहाड़ी देते हैं और हम यहाँ पर अपनी जो है वो काम और कारोबारी सरगर्मियों को जारी रखते हैं। हकीकत क्या है ये हम जानने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले आपको मनाजिर दिखाते हैं टाउनशिप बाजार के, जहाँ पर हमारे रिपोर्टर जमालुद्दीन जमाली मौजूद है और उन्होंने वहाँ के बाजार का मंजर हमें दिखाया। जी जमाली साहब। जी, शहर के अंदर तजावुज़ात की भरमार, इंतज़ामिया की गफलत का मुँह बोलता सबूत है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो जितनी भी सड़कें हैं उनके अतराफ़ में बिल्कुल कारोबार हो रहे हैं, तजावुज़ात हुई हैं, कहीं फ्रूट लगा हुआ है, कहीं रेडियाँ लगी हुई हैं। बाकायदा ये टाउनशिप में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे सड़क का जो 3 हिस्सा सड़क जो है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट है और ज़रा सी जगह बची हुई है, गाड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजर पा रही है, जबकि यहाँ इतनी वसी सड़क है जिसके ऊपर पूरा एक मार्केट का एक सेगमेंट जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया क्रैकडाउन नहीं करती है और बहुत अरसे तक यहाँ पे जब इसका नोटिस नहीं लिया जाता तो सड़क बाज़ार का एक हिस्सा बन जाती है। यहाँ पे दुकानदार सड़क को किराए पे दे देते हैं रेडियाँ लगाने वालों को और वहाँ पे वो बिज़नेस हो रहा होता है। शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक और नई एक चीज़ देखने में आई है कि सड़क के अतराफ में गारमेंट्स की दुकानें जो है वॉल्स के ऊपर वो सजा के तो बेचने का सिलसिला जारी है। ये सारा ऐसा रुझान है इंक्रोचमेंट का जो बढ़ता जा रहा है। इसकी ज़िम्मेदार यकीनी तौर पे इंतज़ामिया जो है उसकी प्रेजेंस कहीं नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से इन लोगों का हौसला बढ़ता है। अगर इंतज़ामिया इन रेडियों को और इन चीज़ों को जो तजावुज़ात की मद में आती हैं इनको उठा के ले जाए, क्रैकडाउन करे और उसके बाद दोबारा भी इसको चेक करे कि दोबारा इंक्रोचमेंट हुई है या नहीं, तो ये इंक्रोचमेंट का खात्मा हो सकता है, मगर ऐसा होता नहीं है। इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये लोग जो है सड़क को अपना उस पर हक समझ बैठते हैं और शहरी जो है परेशान होते हैं। अभी देखें यहाँ पे शहरियों के लिए गुजरने के लिए जगह नहीं है, पैदल जो लोग आते हैं उनके लिए भी जगह नहीं है और यहाँ पे ट्रैफिक अक्सर ब्लॉक रहती है। तजावुज़ात जो है सड़क पे होनी नहीं चाहिए क्योंकि तजावुज़ात की वजह से एक तो बद इंतज़ामी नज़र आती है और दूसरा जो है कानून की अमलदारी कहीं दिखाई नहीं देती। शहरियों को भी यकीनन परेशानी हो। ऑब्वियसली शहरी परेशान नजर आते हैं और जमाली साहब के पीछे देख सकते हैं आप कि किस तरह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। एक तरफ आपको पार्किंग स्टैंड मोटरसाइकिल्स का नजर आ रहा है, दूसरी तरफ फुटपाथ पे ये सिचुएशन है कि आप देख सकते हैं जगह जगह पर बच्चों के कपड़े, गारमेंट्स जो हैं वो बेची जा रही हैं। अब लोग क्या करें, बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है और इसके साथ साथ जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो ऑपरेशन करते हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक जगह इनके लिए मख्तस नहीं की जा रही है। ये पार्किंग स्टैंड, अब मुझे नहीं पता आया ये कानूनी है गैर कानूनी है, जिन लोगों ने देखना है वो इस चीज़ को कैसे यकीनी बना रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर हालात की वजह से ट्रैफिक की रवानी किस कदर मुतासिर हो रही है, लोगों का गुजरना किस कदर मुहाल हुआ हुआ है, ये चीज़ें जो है वो परेशानी का सबब बनती जा रही है। अली रज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। अली बताइए आप कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या हालात हैं? इस वक्त मैं हाजी कैंप के एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तजावुज़ात की भरमार है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कई मरतबा यहाँ पर ऑपरेशन किया गया लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर तजावुज़ात जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पर एक प्रॉपर लंडा मार्केट है और यहाँ पर जो लंडा मार्केट की जो दुकानें हैं उनके सामने रेडियाँ लगाई जाती हैं। जो रेडियाँ हैं वो सड़क के दरमियान तक आ चुकी हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो जाम ही रहती है। अगर सुबह के वक्त आप यहाँ से गुजरें तो आपको यहाँ से गुजरना नामुमकिन सा लगेगा चूँकि जो रेडियाँ हैं वो रोड के सेंटर में आ चुकी हैं जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वैसे तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो रेडियाँ हैं इन्हें मार्केट के अंदर लगाया जाए लेकिन यहाँ पर जो है वो अपनी ज़िद पर कायम है और रेडियों को रोड के सेंटर में लगा दिया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो ख़राब रहता है।
اور यहाँ पर आए रोज़ यहाँ पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कई मरतबा यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है, यहाँ पर जो तजावुज़ात हैं वो ख़त्म नहीं होती, और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फुटपाथ पर भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी बाइक्स खड़ी की जाती हैं, रेहड़ियाँ लगाई जाती हैं, और जिसकी रेहड़ियाँ लगी होने की वजह से जो यहाँ पर जो पैदल चलने वाले हैं उनका तो यहाँ पर कोई पुरसाने हाल है ही नहीं, और जो ट्रैफिक है वो थैंक यू अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। रात के मनाजिर आपने देखे कि किस तरह से लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, रेहड़ियाँ वहाँ पर सजाई गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट अंदर मौजूद है जब, तो बाहर आप देख सकते हैं आधी सड़क जो है वो इन रेहड़ियों की वजह से बंद हो चुकी है, और पीक टाइम जो होता है जब लोग अपने दफातर से, अपनी फैक्ट्रियों से, अपने कारोबार से घर को जा रहे होते हैं, तो ये वो रोड है जहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है। खुद मेरा एक दो दफ़ा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है। आप देख सकते हैं अब ये रेहड़ियाँ बंद करके, जब लोग अपना कारोबार बंद करके जा रहे हैं, तब भी साइड्स पे आपको रेहड़ियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में लगी हुई मिलती हैं। अब रेहड़ी बान से जब बात हुई तो वो ये कहते हैं कि जी बाकायदा तौर पर हम पैसे देते हैं तो वो अपना काम क्यों ना करें। अब बीच में ये जो लोग पैसे वसूल कर रहे हैं ये कौन है, इनसे कब पूछगिछ की जाएगी, ये जो इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं ये किस तरह से हल होंगे। ट्रैफिक पुलिस का अपनी जगह एक स्टांस है कि जी ट्रैफिक की रवानी सबसे ज़्यादा मुतासिर इन तजावुज़ात की वजह से होती है, तो इस पर हम बात करेंगे, जानेंगे कि आया ये मुमकिन क्यों नहीं है। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शहर में तजावुज़ात के मसले पर हम बात कर रहे हैं, और अब इंतज़ामिया इस मसले को लेकर किस कदर संजीदा है, किन बुनियादों पर ऑपरेशन किए जाते हैं, ये हम जानेंगे। स्टूडियो में हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तारुफ आपके साथ कराऊँ, चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर MCL हाफिज़ शौकत अली साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी थैंक यू, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी हमने हालात दिखाए हैं, शहर की ये दो बड़ी मार्केटें हैं, टाउनशिप और इसके साथ साथ हाजी कैंप एम्प्रेस रूट के ये मनाजिर थे। क्या कहेंगे? नो डाउट ऑपरेशन तजावुज़ात के खिलाफ टाइम टू टाइम किए जाते हैं, हम देखते हैं कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में होती हैं, लेकिन उन कार्रवाइयों का फ़ायदा क्यों नहीं, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस अहम मौजू पर हम बात कर रहे हैं, और ये पब्लिक के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मसला है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि तजावुज़ात हैं, और ये हमेशा से ही रही हैं, और कभी इसमें कमी आ जाती है, कभी बेशी आ जाती है, और ऑपरेशंस भी होते रहते हैं, ये भी एक फैक्चुअल बात है। जो जगहों की निशानदेही की है, इसके अलावा भी जगह होंगी शहर के अंदर जहाँ पर तजावुज़ात का मसला है, जितने बड़े बाजार हैं, जितने बड़े बाजार हैं। अब मसला ये है कि हमने इस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है। तो बेसिकली सोशो इकनॉमिक इशू भी है। जो रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, जो ठेला लगाने वाले लोग हैं, वो हमारे माशरे का कमज़ोर तरीन तबका है, और रोज़गार के हवाले से भी, मुआशी हवाले से भी बड़े मसाइल हैं। तो हम इस नुक्ता नज़र से ऑपरेशंस कर रहे होते हैं कि हम इनको साइड्स पर करवाएं, ट्रैफिक को ओपन करवाएं, और कुछ रोड्स ऐसी हैं जो 10-11 रोड्स ऐसी हैं जो मॉडर्न रोड्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल तजावुज़ात का वहाँ से ज़ीरो टॉलरेंस हो। बाकी जो टेम्पररी इंक्रोचमेंट्स हैं उसके हवाले से जैसे हमारा लॉ भी है कि हमने फ़ाइन करना है, उसके अलावा उनका सामान कन्फिस्केट किया जाता है, ये ऑपरेशन चलते रहते हैं। लेकिन जो परमानेंट इंक्रोचमेंट हैं उसके हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उस पर सख्ती भी ज़्यादा होती है और एक्शन भी ज़्यादा लिया जाता है। हमने ऑपरेशन देखा होते हैं, और जब प्लानिंग की जाती है तो एक दरमियानी रास्ता हमेशा से ये निकाला जाता है। ऑब्वियसली रोज़गार तो आप किसी का नहीं छीन सकते ना। अब ये रेडी बान, ये ठेला फरोश कहाँ जाए अगर अब ये अपना काम नहीं करेंगे? तो इनके लिए हमेशा एक तजवीज़ हमने देखी, ये पेश की जाती है कि अलहदा से जगह मख्तस की जाएगी, बाजार ऐसे लगाए जाएंगे, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। उसकी वजूहात बताइए। असल में अमल ना होने की वजह सिर्फ कॉरपोरेशन नहीं होती, उसमें ये लोग भी शामिल होते हैं। बेसिकली प्लानिंग तो होती है, वो एक दफ़ा इनको शिफ्ट भी कर दिया जाता है, ये फिर लोग वापस उसी जगह पे चले जाते हैं। बेसिकली दे अट्रैक्ट दी कस्टमर, जहाँ पे कस्टमर होता है वहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पे अपनी रेडी वेडी लगाएं। लेकिन हम अब इस नुक्ता नज़र से काम कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ मिलकर हमने कुछ प्लेसेस आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे इनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, या रोड्स के ऊपर एक ख़ास लाइन लगा दी जाए कि इसको इनको कहा जाए कि इसके आपने आगे नहीं बढ़ना। लेकिन उसका भी ये फिर मिस यूज़ करते हैं लोग
वहाँ पे फिर परमानेंट बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर उसमें ये भी फैक्टर आ जाता है कि अगर आप किसी को 1 फुट की जगह दें। मैं ऐड करना चाहूँगी मॉनिटरिंग। बड़े बाजार आपकी टिप्स पे होंगे, अगर हम लोग मेंशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका तो काम है, आपकी तो टिप्स पे होंगे ये मार्केट है जहाँ पर ज़्यादा मसाइल तजावुज़ात के हैं, तो वहाँ पे कोई फॉलो अप ऑपरेशन का देखें, एक तो ऑपरेशन का बाकायदा एक्शन प्लान मुरतब किया जाता है। वो 10-15 रोज़ा एक्शन प्लान होता है जिसमें हर सड़क के बारे में, हर मार्केट के बारे में वो अप्रूव करवाया जाता है और वो उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। ठीक है। और फिर उसको रिपीट भी किया जाता है। सही। अब होता ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि 15 दिन के बाद किसी सड़क की या 10 दिन के बाद किसी सड़क की बारी आई है, तो वो फिर 10 दिन के बाद लोग वहाँ पे आ जाते होते हैं। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि हम इनके लिए कोई जो ताजर हैं वहाँ पर उनसे भी बात करें। मैंने मार रोड के ताजरों से भी बात की है, हार रोड के ताजरों से भी बात की है, विज़िट भी वहाँ पर की है। तो इनको कोई लाइन अप करवाया जाए, इनको मुस्तकिल तौर पर किसी जगह शिफ्ट किया जाए और इनको भी पाबंद किया जाए, और वो भी थोड़ी सी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें। उनको भी इस बात पर थोड़ा सा सख्ती भी की जाए और साथ उनको कन्विंस भी किया जाए कि इसमें आपका फ़ायदा है, तो इसमें उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा और हाफिज़ साहब, इसमें ये भी तो एक हल निकाला जा सकता ना कि मार्केटों के सुदूर को आप लूप में लें, उनसे कहें कि अगर किसी भी मार्केट में तजावुज़ात हुई तो उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जितने रेडीबान यहाँ पर मौजूद हैं, हाजी कैंप जितने रेडीबान थे, वो सब कहते हैं जी अगर उन्होंने आधा रोड कवर किया हुआ है तो वो मंथलियाँ देते हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, कौन ये मंथलियाँ वसूल करता है? देखें, बात ये है कि जो दुकानदार है, जो ताजर है, वो भी एक स्टेक होल्डर है। बिल्कुल वो ताजरों को, उनके सदूर को लूप में लेना चाहिए, हम लेते भी हैं जब ऑपरेशन होते हैं। और जो मंथली वाली बात है, अगर किसी ने हमारे ऑफिशियल ने कोई पैसे वसूल किए तो हमें वो बताए, हमें कंप्लेंट करे, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। अब एक जनरल स्टेटमेंट देना जी कि ये वहाँ से फलां हो गया है, तो अगर कोई करना चाहता है, अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक, अब यहाँ पे मसला ये आ जाता है ना कि वो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, वो उस तरह से नाम भी नहीं लेते। अब ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है महकमे की है, जिसका नाम लिया जा रहा है, कि वो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखे कि अगर आया ऐसा कुछ हो रहा है तो जिम्मेदारों का तयन। नहीं, हमने इसमें हमें एक कंप्लेंट मिली थी, उस पर मतलब एक्शन भी हुआ है, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए हैं और एक्शन भी होते रहते हैं इस तरह की कंप्लेंट पे, लेकिन वो नॉर्मली स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होती है कि फलां एरिया से है। इसको भी हम इसको इंक्वायर कर लेंगे, जो अभी आपने रेज किया है कि वहाँ पे हाजी कैंप में अगर कोई ऐसी बात है, वी विल लुक इनटू इट, इसको हम इंक्वायरी कर लेंगे और देख लेंगे अगर वाकई वहाँ पर कोई ऐसी बात है तो आपकी डोमेन में जो चीज़ें आती हैं उसमें आपने तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन बनाना है, जो कि हम देख रहे हैं काम तो हो रहा है लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा। अवामी सहूलियात फराहम करना, पब्लिक टॉयलेट्स, क्या आप समझते हैं कि अगर अवाम बाहर जा रही है तो उनको उस तरह से सहूलियात फराहम की जा रही हैं? अभी जमाली साहब टाउनशिप के मनाजर दिखा रहे थे, आपके फुटपाथ्स पे जो है वो कारोबारी सरगर्मियां जा रही हैं, आधा रोड आपका कवर किया गया है मोटरसाइकिल स्टैंड बना के, लोग वहां से कैसे गुजरे? सर्विस लेन से तो गुजरना मुहाल हो चुका है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये इश्यूज़ हैं, इनको हमें टेकअप भी करना है और हम इनके ऊपर काम भी करते रहते हैं। जहाँ तक पब्लिक टॉयलेट्स की बात है, हमने अब एक तो अच्छा इंतहाई माजरत के साथ टाउनशिप बाजार के मनाजर, बहुत सारे दीगर बाजार जहाँ पर हम सर्विस लेन के हालात बहुत देर से ऐसे ही देख रहे हैं, तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कार्रवाई के लिए? नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, अगर किसी बहुत देर से ऐसे देख रहे हैं तो अब भी हम इस पर काम शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह ये बेहतरी हो जाएगी इसके अंदर। सही। कुछ मुझे ये बताइएगा, हम बारहा देखते हैं कि अब ये बाज़ार के मनाजिर अभी भी आप देख सकते हैं, जो बाइक के स्टैंड्स बनाए गए हैं, ये किसकी परमिशन से बन जाते हैं? कौन लोग हैं जिनके पास ये ठेके मौजूद हैं? और अगर ये खुद साख्ता बनाए गए हैं, अगर ये कानूनी भी हैं, तो फिर इसका तरीक़ेकार कोई प्रॉपर होना चाहिए ना? इसका देखें, ये जो पार्किंग कंपनी है, लाहौर पार्किंग कंपनी, वो पार्किंग स्टैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हैं और आउटसोर्स करते हैं या खुद चलाते हैं। तो पार्किंग कंपनी के तहत ये पार्किंग जो स्टैंड्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। अगर किसी जगह पर कोई इलीगल पार्किंग हो रही होती है तो वो पार्किंग कंपनी हमें इन्फॉर्म करती है और वहाँ पर जॉइंट एक्शन होते हैं। सही। कुछ अवामी सहूलियात की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स के हालात बताइएगा। हमने देखा कि माजी हुकूमत में ये पब्लिक टॉयलेट्स पे काम भी किया गया, लेकिन अब उस तरह से लोग जो हैं वो शिकायत भी कर रहे हैं कि पब्लिक टॉयलेट्स के हालात बेहतर नहीं हैं। तो इस पर किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अवामी सहूलियात में तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से अभी हम जो प्लान हमने किया है, अभी एक तो NGO सलमान सूफ़ी साहब के साथ हम काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ इस पे काम किया है। उसी मतलब पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम
میک شفٹ ٹائپ اور اس طرح کے کچھ ارینجمنٹ ایسے کرنا چاہتے ہیں جو کاسٹ افیکٹو بھی ہوں، کیونکہ جو ہمارے پبلک ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ قسم کے اور ڈائلیپیڈیٹڈ کنڈیشنز میں ہیں، تو ان کو ریپیئر کرنے پر بھی بہت پیسہ خرچ ہو جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی ایسا سلوشن لے کر آئیں جیسے فیبریکیٹڈ. ہم سوچ رہے ہیں کہ فیبریکیٹڈ مٹیریل کو یوز کر کے ہم پبلک ٹوائلٹس کی جو ہیں وہ ایک اسکیم بنائیں. تقریباً ہمارے پاس اس میں حافظ صاحب مجھے یہ بتائے گا، اس طرح کی پلاننگ تو آپ کی بڑی زبردست ہے، لیکن اب اس کو حقیقی معنوں میں بھی لے کر آنا ہے نا، اس کو عملی جامہ بھی پہنانا ہے، کتنا وقت اس کے لیے درکار ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں پلاننگ اور اس ریسورسز اور پھر اس کا پروسیجر کو فالو کرنا، تو ڈیفینیٹلی اٹ ٹیکس ٹائم. جیسے آپ کہہ لیں کہ اگر ہم پبلک ٹوائلٹس کی طرف ہی جاتے ہیں تو اس کی امپرومنٹ پر بھی ہمیں ٹینڈر کرتے پہلے اس کی پلاننگ کریں گے، پھر اس کی اپروول لیں گے، پھر اس کے ٹینڈر پروسیس میں جائیں گے، پھر کام سٹارٹ ہوگا، اس کے بعد پھر اس کام کے اوپر کام فنش ہوگا. یعنی ہم آسان الفاظ میں کہہ دیں کہ ابھی سال ہا سال نہیں، سال ہا سال کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ پروسیجر کو تو وائلیٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کے اندر ہی ہم نے رہ کے کام کرنا ہے. تو یہ اٹ ول ٹیک 3-4 months میکسیمم، اتنا لگ سکتا ہے. 3-4 یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے نا، کوئی بہت بڑا پروجیکٹ تو میگا پروجیکٹ تو ہے نہیں، ہے چھوٹا سا کام ہے، جسٹ پروسیس کو فالو کرنا ہے. صحیح. تو پروسیس کو فالو کرتے ہوئے اگر 3-4 ماہ میں یہ کام ہو جاتا ہے تو عوام کو اس سے سہولت تو ملے گی انشاءاللہ. کچھ میں فٹ پاتھ کی بات کرنا چاہوں گی. آپ دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے، اگر چلے جائیں شمالی لاہور والی سائڈ پہ تو وہاں کے حالات فٹ پاتھ کے کیا ہیں؟ چا بجا آپ کو نشیوں کے ڈیرے نظر آ رہے ہیں، وہاں پر بھی داتا دربار کے طرف آپ دیکھ لیں ٹھیلے لگا کے بیٹھے ہیں. اب اس کو کس نے ختم کرانا ہے؟ نہیں ڈیفینیٹلی یہ انتظامیہ اور یہ وہ جگہوں کی نشاندہی میں نے کیا جہاں پر کبھی ممکن ہی نہیں بنایا جا سکا نا. جی اگر ممکن نہیں بنایا جا سکا تو کیوں نہیں بنایا جا سکا؟ پہلے بھی تو ظاہر ہے کارپوریشن بھی کام کرتی رہی ہے اور سارے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، تو اس پہ کوشش ہم بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ ان چیزوں کو وہاں پہ جو نشاندہی. حافظ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں مافیا زیادہ اسٹرانگ ہے؟ دیکھیں مافیا کو آپ کیا ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہو از دی مافیا؟ ہم تو یہ وہ چیزیں ہیں نا کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی یہاں سے یہ چیزیں ہٹ نہیں سکتی، آپ نے کارروائی کی اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. آپ ریڈی بان کو مافیا کہیں گے؟ ہم تو ایسا بالکل نہیں کہہ رہے نا. بات یہ ہے کہ مافیا کون ہے؟ آخر ان سب کو ریڈی بانوں کو کسی کی تو پشت پناہی حاصل ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہوتی، یہ مطلب ایسے ایک آپ تو یا تو مافیا کو ڈیفائن کریں نا کہ کون مافیا. بات یہ ہے کہ اگر ہم اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ سوشو اکنامک جو ایشوز ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ اس کی روٹ کاز ہیں اس سارے مسئلے کی. ہمیں ایک تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے ان دی لانگر رن، ٹھیک ہے. باقی جو میں نے آپ کو سلوشن بتایا ہے کہ ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ سائٹس ہم تلاش کر سکتے ہیں، ان کو پابند کر سکتے ہیں کہ جی آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اس طرح کے جو سٹیپ ہیں یہی ہم اٹھا سکتے ہیں اور یہی ان کے بھی انٹریسٹ میں اور شہریوں کے. یہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ یہ سٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن وجوہات کیا ہیں جو ابھی تک میں ابھی اور کہیں نہیں جا رہی. اگر آپ شمالی لاہور والی سائڈ پہ چلے جائیں داتا دربار والی روڈ سے گزرنا محال ہو جاتا ہے، آپ کسی بھی ٹائم چلے جائیں. اور وجوہات کیا ہیں کہ آپ کو فٹ پاتھ پہ بھی تجاوزات نظر آتی ہیں، آپ کو آدھا روڈ جو ہے وہ کور ہوا ہوا لوگوں کے رش سے نظر آتا ہے. تو اس کا کوئی تو حل نکالنا ہے، آپ کے پاس حل بھی ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا نا. نہیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس پر انشاءاللہ عمل درآمد ہم کریں گے اور یہ کام جو ہے یہ کوارڈینیشن میں ہونا ہے. اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی ہیلپ، یہ ساری چیزیں جب ہم مل کے چلیں گے، قانون کو مل کے ساتھ چلیں گے تو اس میں انشاءاللہ ہماری. تو یہاں پر کیا آپ مینشن کرنا چاہیں گے کہ ادارے کوارڈینیٹ نہیں کرتے ہیں؟ چاہے نہیں میں یہ نہیں مینشن کرنا چاہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کی کوارڈینیشن سے یہ کام ہوگا. صحیح. اور کوارڈینیشن ہماری ہوتی بھی ہے جب کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے یا ان کو ضرورت پڑتی ہے. جیسے آج ہمارے واگا زون کے اندر آپریشنز ہو رہے ہیں تو وہاں پہ لوکل پولیس ہمارے ساتھ ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا بھی کوآپریشن ہمیں حاصل ہے. تو یہ مطلب کام ہمارا چلتا ہوتا ہے. اب اتنا بڑا شہر ہے اور ہر شہر کے ہر جگہ پہ ایک وقت میں ہمارے لیے شاید ممکن نہ ہو کہ ہم پہنچ سکیں، تو بٹس اینڈ پیسز میں کام چل رہا ہے. صحیح. اسٹریٹ لائٹس کی میں بات کرنا چاہوں گی. راؤ صاحب کی کل نیوز تھی کہ 82% اس پر کام مکمل ہو چکا ہے، جو کہ بلا وجہ بہت زبردست چیز ہے. کن بنیادوں پر یہ اسٹریٹ لائٹس جو ہیں مختلف علاقوں میں لگائی جا رہی ہیں؟ ترجیحات اس میں کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیں جو 82% کی خبر انہوں نے آپ کو دی ہے وہ 41 روڈز ایسی ہیں جو ہم نے فرسٹ فیز میں سلیکٹ کی ہیں جو ہماری مین روڈز ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہماری جتنی بھی مین روڈز ہیں شہر کی اس میں ہم نے ان کو شامل کیا ہے، کیونکہ پہلے مین روڈز کو ہم لیٹ کریں گے. اس میں 17 روڈز ایسی ہیں جو 100% کے قریب ہیں اور 30 روڈز ایسی ہیں جو تقریباً 80% کے قریب ہیں.
تو ان کو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 120 روڈز اور آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو ان روڈز کو ساتھ ٹچ کر رہی ہوتی ہیں. ان کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. ان کی پرسنٹیج ابھی کم ہے, کسی جگہ 30% ہے, کسی جگہ 40% ہے, تو اس کو بھی ہم نے امپروو کرنا ہے. تو اس پر ہم دن رات کام کر رہے ہیں, اور اس کو چیف منسٹر صاحب کی اس ہدایات بھی ہیں, اس کے اوپر بڑا فوکس ہے ان کا. وہ خود بھی وزٹ کرتے ہیں, سرپرائز وزٹ کرتے ہیں. تو ہم سارے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ریسورسز ہمارے پاس ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو کر لیں گے. صحیح. غیر قانونی تعمیرات شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے خاتمے کے لیے کیا کیا پلاننگ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے جو ایریاز کارپوریشن کے پاس ہیں اس میں ہم نے ایک سروے کروایا انیشلی. اس میں تقریباً کوئی 150 ایسی بلڈنگز ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. اس میں جو لیگل پروسیس ہے اس میں سب سے پہلے ان کو نوٹس سرو کیا گیا. نوٹس سرو کرنے کے بعد ان کو فائن کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ڈیمولیشن کا ایکسرسائز ہوتی ہے. تو ڈیمولیشن کی ایکسرسائزز ہماری چل رہی ہیں. کل ہم نے شادرہ کی سائڈ پر کیا تھا, آج ہمارا واگا زون میں کام ڈیمولیشن کا ہو رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم کام کر رہے ہیں. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ کن بنیادوں پر, کیونکہ ہم اکثر یہ وہ عمارات ہیں جو جن کے نقشے اپروو نہیں ہیں, ان کو نوٹس دیا گیا کہ وہ نقشے اپروو کروائیں. اور وہ نقشے اگر اپروو اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ان کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بائی لاز کے مطابق نہیں ہے. صحیح. اور اگر اس طرح کی کوئی شکایات ہیں تو شہری جو کہ دیکھ رہے ہیں, آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے ارد گرد شہر میں اگر کوئی مسائل ہیں, اوبیسلی رسپانسبلٹی جن کی ہے ان تک بات پہنچانا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کوئی پلیٹ فارم جہاں پر شہری آ کے آپ تک مسائل اپنے دیکھیں, اب تو بالکل ایک اوپن پلیٹ فارم ہے ہمارا پی ایم پورٹل, اور اس پہ پی ایم پورٹل پر جو بھی کمپلینٹ فائل ہوتی ہے, خواہ وہ بلدیہ کے بارے میں ہو یا کسی اور بارے میں ہو, تو وہ فوری طور پر اس ادارے تک پہنچتی ہے اور اس کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے. اور اس کی رپورٹ بیک کیا جاتا ہے, اس کمپلیننٹ سے رابطہ کیا جاتا ہے. تو بیسٹ فورم جو اس وقت اویلیبل ہے وہ ایک ایسا فورم اویلیبل ہے, اس کو یوز کرنا چاہیے. صحیح. اور عوام کی رہنمائی کے لیے مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس پہ اگر شکایات درج کرانے کا طریقہ کار کیا ہے, اور پھر اس پہ امپلیمنٹ کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ اس پہ شکایات وہ تو آن لائن کمپلینٹ آپ اس کے اوپر فائل کرتے ہیں, اپنا نام لکھتے ہیں, آئی ڈی کارڈ لکھتے ہیں, جو بھی اس میں چھوٹی سی فیلڈز ہیں, اپنی کمپلینٹ لکھتے ہیں. اور اس میں پھر ٹائم لائنز ہوتی ہیں مختلف آفسرز کے لیے کہ کتنے دنوں میں اس کمپلینٹ کو انہوں نے ریزالو کرنا ہے. اور وہ کمپلینٹ سے رابطہ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کمپلینٹ کو ریزالو کیا جاتا ہے, اس کی سیٹسفیکشن کو چیک کیا جاتا ہے. یہ مانیٹرنگ مطلب ہر ادارے کے لیول پہ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پروونشل لیول پہ ہوتی ہے, پھر ایون پی ایم آفس میں اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. صحیح. میسج کیا دینا چاہیں گے لاہوریوں کو آپ جاتے ہیں؟ میرا یہی میسج ہے کہ لاہور کو اگر ہم نے ڈیفینیٹلی کارپوریشن کے بھی ڈیوٹیز ہیں, ان کے بھی فرائض ہیں, تو شہریوں کی طرف سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو آپریشنز ہوتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. اور خاص طور پر جو تاجر برادری ہے اس سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس تجاوزات کے حوالے سے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. بالکل, اور تعاون کے بغیر یہ چیز ممکن بھی نہیں بنائی جا سکتی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور ابھی ہم ملوانے والے ہیں آپ کو ایک بہت ہی زبردست ٹیلنٹ سے, جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں زبردست کام کیا ہے. ہمارے ساتھ مارشل آرٹ آرٹسٹ موجود ہیں, فرحان ایوب, اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 21 مارشل آرٹس کی مختلف کیٹیگری میں یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دیں گے اور خوش آمدید بھی کہیں گے. السلام علیکم فرحان. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے؟ اللہ پاک کا شکر ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ماشاءاللہ اتنی ایج میں اتنا زبردست کام کر لینا, کیسے کر لیا آپ نے؟ بس یہ جذبہ ہوتا ہے پاکستان کے لیے, دل سے انسان کے جذبہ ہو کے میں نے کچھ کرنا ہے پاکستان کے لیے تو وہ کر سکتا ہے. بس میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کے اندر جذبہ پکا ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, جب آپ نے سٹارٹ کیا تو مجھے بتائیے گا, کوئی پلان تھا, کبھی سوچا تھا کہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے, ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیں گے اور اتنا بڑا نام کما لیں گے؟ سٹارٹ کی جہاں تک بات ہے, سٹارٹ میں تو اس سے بھی بڑا سوچا ہوا ہے. اچھا. تو انشاءاللہ ابھی تو کافی کم کی ہے. میں 7 ایئرس کا تھا تبھی میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے ملک کے لیے کچھ بڑے کام کرنے ہیں, تو ابھی اس میں سے 10% ہوا ہے, صرف 90% ابھی باقی ہے میرے خیال میں. اچھا, یعنی 7 سال کی عمر سے آپ نے یہ سب پلان کر لیا تھا. یہ بہت زبردست ہوتا ہے کہ جب آپ پلان کر لیتے ہیں, ایک اپنا گول بنا لیتے ہیں, پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کی اسٹرگل رہتی ہے. مجھے بتائیے گا, آپ نے پریکٹس کرنا شروع اوبیسلی کی ہوگی, کس طرح سے سٹارٹ لیا؟ سٹارٹ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ میں 7 سال کا تھا, ایک پارک میں گیا اور وہاں پر میں نے کچھ بچوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھا, تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے کھلا لے, ساتھ نہیں کھلایا انہوں نے. انہوں نے کہا آپ چھوٹے ہیں, آپ کو چوٹ لگ جائے گی. تو اسی طرح پھر دوسرے بچے فٹ بال کھیل رہے تھے, انہوں نے بھی مجھے نہیں کھلایا, یہی کہا کہ آپ چھوٹے ہیں, چوٹ لگ جائے گی.
फिर मैंने पार्क में जाके ना साइड पर प्लान कर लिया कि मैंने प्लान किया कि मैंने कुछ ऐसा करना है, मुझे टीम वर्क की जरूरत नहीं लाइफ में कभी पड़ेगी। अच्छा। तो तब से लेके आज तक ना मेरा कोई एकेडमी है, ना कोई क्लब है, ना कोई टीचर, ना कोई कोच है। मैंने अपनी ट्रेनिंग की बात आप बता रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे मतलब अच्छी बात है कि मैंने सब कुछ ही खुद सीखा हुआ लाइफ में, सब कुछ, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना, मार्शल आर्ट्स। तो मैंने 7 साल की एज में ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी खुद से। अच्छा, ये बगैर किसी ट्रेनर के, बगैर किसी टीचर के, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि एक प्रॉपर तरीकेकार होता है, तो कोई तो गाइड करता होगा। मुश्किल था, लेकिन मुझे कुदरती तौर पे ये चीज़ें आती गई ऐसे ऐसे मुझे पता चलता है कि ये स्टेप है, इसका नाम स्प्रिंग है, ये किप अप है, इस तरह मुझे ऐसे ऐसा पता चलता रहा। शुरू में मुझे नहीं पता था इसका क्या नाम है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन इसका फायदा जरूर होगा। कुछ आप वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाज़रीन को बताइएगा, कौन कौन से अभी तक आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और कौन कौन से ममालिक के साथ आपके मुकाबले हुए हैं? मैंने आज तक 7 कंट्रीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए, जिसमें इंडिया है, उसमें अमेरिका है, यूके है, और इटली है, जापान, जर्मनी, इस तरह के 7 कंट्रीज हैं दुनिया के। और इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो मार्शल आर्ट्स के भी हैं, मार्शल आर्ट्स से हटकर भी हैं, स्पोर्ट्स से हटकर भी हैं। मेरे पास चैलेंजिंग कैटेगरीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें कोई भी चीज़ 1 मिनट में कितनी दफ़ा करनी है, इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं। उसमें स्पून ट्विस्टेड के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, गोल बॉल पिक्ड अप विद फीट, उसके भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। तो कई कैटेगरीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। दिखने में रिकॉर्ड कोई भी आसान लग सकता है, लेकिन करने में हर रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा टफ होता है। हर रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे 7 से 8 महीने कम से कम लगते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 7 से 8 महीने प्रैक्टिस दरकार होती है। ऑब्वियसली हम जब सम टाइम देखते हैं ना स्क्रीन पे ये चीजें नजर आ रही हैं, तो आपको वो चीजें कोई इतना बड़ा टैलेंट नहीं लग रहा होता, जब करनी पड़ती हैं तब लग पता जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, कितना टाइम देते हैं? रोज मेरी ट्रेनिंग जो है वो रूटीन में कम से कम 3 घंटे होती है, 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम, इस तरह मैं ट्रेनिंग करता हूँ रोज के। तो आइडिया कहाँ से आता है कि मैंने अब ये करना है और ये करके ही दिखाना है? आइडिया खुद से मुझे आता है कि जैसे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्च करता हूँ कि अब ये वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। और फिर साथ ही साथ सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात नहीं, मैं फिजिकल फिटनेस के लिए रोज एक्सरसाइज करता हूँ 3 घंटे। और मेरा ये मानना है कि लोग दूसरे भी एक्सरसाइज करें। मैं इसके लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक चैनल भी बनाऊंगा यूट्यूब का। अभी मेरा फेसबुक पेज है फरहान यूब के नाम से, उसी पर मैं लिंक शेयर करूंगा इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल का। तो उस पर मैंने जो आज तक खुद सीखा वो सब उस पर सिखाना है इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा कि आप आइडियाज लेते हैं, कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, फिर उन्हें ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि ये काम तो आपसे नहीं हो सकता और उसके लिए आपको बाकी काम जो आपने किए हैं उससे ज़्यादा हटके स्ट्रगल करनी पड़ी हो? देखिए, मेरे बारे में एक बात है कि जो मतलब थोड़े नेगेटिव भी लोग मानते हैं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ। मैंने जो सोच लिया ना, ये हो ही नहीं सकता कि मैं कर नहीं सकता। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता। मैंने जो सोच लिया वो मैंने कर ही देना है और किया है हमेशा आज तक मैंने। अच्छा, 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने अभी तक बनाए हैं। सबसे मुश्किल, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा था? सबसे मुश्किल वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो 9 हैंडेड किप अप है। उसमें आप जमीन पे लेट के सर की मदद से जंप करके उठते हैं। शोलन कंफू में भी स्टेप यूज होता है, तो इसमें सारी ताकत सारों गर्दन से लगती है, तो इसमें ना इंजरीज भी होती हैं। मेरी गर्दन में काफी इंजरीज हुई थी। यही वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसपे इमरान खान ने मुझे बनी गाला में शील्ड दी थी, खुश हो गए। ये मैंने जमान पार्क में ब्रेक किया था, इसलिए उनकी रहाइश गाह पे, तो इस वजह से उन्होंने बनी गाला बुला के शील्ड दी थी कि ये रिकॉर्ड सबसे टफ था। ये मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो 9 हैंडेड किप अप है। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने शील्ड भी दिया, अपने नाज़रीन को वो पिक्चर्स भी आपने शेयर किए, दिखा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा, आपने कहा इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिल्कुल, तो कभी डर नहीं लगा कि अच्छा मेरे पास तो कोई कोच भी नहीं है, कोई इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, फिर भी मैं इतना बड़ा प्लान जो है वो खुद से करने जा रहा हूँ? इंजरीज मुझे हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो बहुत छोटी मोटी हुई हैं, मामूली हुई हैं। कभी कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई कि मुझे हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ गया है, जो कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, कि ऐसी इंजरीज नहीं हुई। तो छोटी इंजरीज होती है, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं होती। और फिर मेरा जज्बा इतना होता है कि मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। जब मुल्क का नाम रोशन करना है तो फिर आपको ये सोचने की जरूरत है कि कितनी चोटें लगेंगी, कहाँ कहाँ चोट लगेगी, इसका फिर मैं फिक्र नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा, अमूमी तौर पर देखने में आता है जब मुकाबला आपका इंडिया के साथ होता है ना, तब आपके अंदर एक जज्बा ही अलग होता है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कैसे मैनेज किया? प्रेशर होता है, बिल्कुल होता है। हर वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले मैं थोड़ा सा नर्वस भी होता हूँ हमेशा, लेकिन मुझे उम्मीद होती है कि मैं तो रिवायती हरीफ है ना, तो इंडिया के साथ देखिए, मेरा इंडिया के साथ काफी मुकाबला चलता है। इंडिया मेरे रिकॉर्ड ब्रेक करता है, मैं उनके करता हूँ। इंडिया के चैनल्स पे भी मेरा नाम लिया जाता है, फरहान यूब कौन है, वहाँ पर मेरा नाम लेके बताते हैं कि हमने फरहान का रिकॉर्ड ब्रेक करना है, इस तरह वहाँ पर होता है। तो इंडिया के साथ काफी मुकाबला रहता है मेरा हमेशा से। तो कभी ऐसा हुआ है कि जब इंडिया से मुकाबला है तो तब अपने अंदर एक जज्बा महसूस कर रहे हैं और ये तो करके दिखाना ही है? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया दुश्मन मुल्क है और मैं हमेशा उसे दुश्मन समझता हूँ, इसलिए दुश्मन मुल्क के मुकाबले में जब भी अगर आप कुछ करेंगे तो आपके अंदर जज्बा ऑटोमेटिक आ जाता है, मेरा ये मानना है। अच्छा, मुझे कुछ बताइएगा, अब अपनी स्टडी के हवाले से फैमिली में कितने बहन भाई हैं और आप क्या अकेले ही इस साइड पे? मेरी फैमिली में बस मेरा एक बड़ा भाई और मेरी वालदा है, हम टोटल 3 फैमिली मेंबर हैं। और मैंने बड़े भाई को भी 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करवाए हैं, उसको भी मैंने प्रैक्टिस करवाई है, उसकी मैनेजमेंट सारी की है, तो उसने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं गिनीज के।
और ज़्यादा शौक मेरा रहा है शुरू से, तो भाई ने और वालिदैन ने मुझे हमेशा सपोर्ट की है, उनकी सपोर्ट से मैं मतलब यहाँ तक पहुँचा हूँ। घर की सपोर्ट के बगैर तो कुछ चीज़ें जो है मुमकिन नहीं हो सकती। अच्छा मुझे बताइएगा, अब कोई इंस्पिरेशन भी रही है शुरू से जिसको आप देखते रहे हो और यहाँ तक मैंने पहुँचना है, ये आप प्लान करते रहे? इंस्पिरेशन मेरे लिए 3 लोग रहे हैं, मोहम्मद अली बॉक्सर, माइक टायसन बॉक्सर और ब्रूस ली। इन तीनों की इंस्पिरेशन लाइफ स्टोरी से मुझे मिली है। इनकी जो लाइफ स्टोरी का भी स्ट्रगल से भरी हुई है, तो वो स्ट्रगल मुझे जज्बा देती कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जैसे ब्रूस ली जंग के दिनों में पैदा हुआ, मोहम्मद अली का बचपन सबको पता है कितना टफ था, माइक टायसन का बचपन सबको पता है कितना टफ था। तो ये 3 लोग मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। इनकी लाइफ स्टोरी कोई भी इंसान पढ़ेगा तो इंस्पायर लाजमी हो जाएगा कुछ ना कुछ करने के लिए लाइफ में। अच्छा, पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं अपने बच्चों को लेकर, इंजरी हो जाए तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब इस तरह का कोई काम नहीं करना, मैं परमिशन नहीं दूंगी। तो कभी मदर ने इस तरह से कहा है कि अब ये काम तो दोबारा करना ही नहीं है? हमारी वालदा का हिसाब इससे डिफरेंट है। वो अगर हमें चोट लगे तो हमें ज़्यादा कहते हैं। उन्होंने मुझे बचपन में हमेशा कहा है कि पढ़ने के बाद खेल भी ज़रूरी है, खेल करो, बैठे ना रहो। तो घर से ऐसी मोटिवेशन है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहते हैं कि खेल करो, ज़्यादा कहते हैं। अगर आपको इंजरी भी हुई तो कहते हैं ठीक हो गया फिर करो, इस तरह। मतलब कि घर की तरफ से प्रेशर एक रहा है बचपन से कि स्पोर्ट्स करो, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मेरी वालदा की तरफ से खास तौर पर, और वालदा का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त मैं अपनी वालदा को सलूट करता हूँ। जी, तो वालिदैन का हमेशा से ये क्रेडिट होता है जब उनके बच्चे कुछ बन जाते हैं, तो बिलाशुबा पेरेंट्स जो हैं उसका सबसे ज़्यादा रोल जो है वो हम देखते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कुछ फ्यूचर प्लान आपके, क्योंकि 21 रिकॉर्ड आप बना चुके हैं, जब आप कुछ कर लेते हैं ना तो वो आगे एक दौड़ शुरू हो जाती है कि अब ये भी करके दिखाना है, ये भी करके दिखाना है। प्लान क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए? फ्यूचर प्लान एक तो मेरा ख्वाब है पाकिस्तान के लिए कि 50 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए, जैसे 21 हैं अभी, कम से कम 50 हो जाए। मेरी एक लाइफ की मतलब ख्वाहिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकूं करूं। वक्त का टारगेट भी सेट किया है कि इस टाइम तक मैंने इतने रिकॉर्ड? उम्मीद यही है कि अगले 2 साल में, 2 साल के अंदर इंशाल्लाह मैं ये कर लूँ। उम्मीद तो मुझे यही है, आगे अल्लाह की मर्जी जैसे। उसके अलावा जो मेरा मेन गोल है कि अब मेरा मकसद ये है कि अभी तक तो मैंने सिर्फ मुल्क का नाम रोशन किया है, मुल्क के आवाम के लिए कुछ नहीं किया। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मैं एक यूट्यूब का चैनल बनाने जा रहा हूँ जिस पे मैंने जो कुछ आज तक बचपन से सीखा है, आसान जुबान में एक्सरसाइज सिखाऊंगा हर तरह की, जो आप घर पे कर सकते हैं, मतलब कोई भी इंसान कर सकेगा एक्सरसाइजेस, वो ऐसी एक्सरसाइज होंगी, वो बनाऊंगा चैनल। तो उस चैनल की मदद से पाकिस्तान की आवाम जो मैं चाहता हूँ कि फिजिकल फिट हो, मैं पाकिस्तान की आवाम को फिजिकल फिट देखना चाहता हूँ, तो आवाम के लिए मैं तब काम कर पाऊंगा। अभी तक मैंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन किया। तो मेरी ख्वाहिश यही है सबसे बड़ी कि लोगों के लिए भी कुछ किया जाए जिससे उनको फायदा हो। इसके लिए मैं चैनल बनाऊंगा इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर, और फिर उस चैनल से इंशाल्लाह ये मेरा फ्यूचर प्लान है कि सब लोग फायदा उठाएंगे। बहुत ज़बरदस्त, आपके तो इस जज्बे को हम मजीद अप्रिशिएट भी करेंगे, बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं। बिलाशुबा आप बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि मुल्क का नाम रोशन किया, तो आप समझते हैं कि मुल्क में इस चीज़ को उस तरह से माना भी जा रहा है, आपकी खिदमात का एतराफ़ भी किया जा रहा है? मुल्क में देखें, अगर आप बात करें ब्लेम गेम अगर आप शुरू कर दें पॉलिटिशियंस पे या सियासतदानों पे, तो हुकूमतों का फर्ज होता है कि वो टैलेंट को सपोर्ट करें। लेकिन जो लोग इस तरह करते हैं ना, भाई हम हुकूमत में सपोर्ट नहीं किया, हम बैठ जाएंगे आराम से, वो बेवकूफ़ हैं। आप कभी भी ये ना सोचेंगे आपको सपोर्ट हो रही नहीं हो रही, अगर आपको कुछ करना है ना तो आप कर ही लेते हैं। मेरा ये मानना है कि जो लोग कहते हैं ना हमें हुकूमत ने सपोर्ट नहीं किया, हम इसलिए नहीं कर पाए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट नहीं मिलती रही काफी देर तक, मैंने खुद से की है। तो अपने बलबूते पे आप कर सकते हैं, हुकूमतों के आसरों पे ना रहे हैं। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एप्रिसिएशन कम मिलती है। यहाँ पर मैं प्राइवेट ब्रांड से मुखातिब होकर उनको कहूंगा कि वो मॉडल्स की बजाय जो टैलेंट है उसको ज्यादा प्रमोट करें। वो मॉडल्स को तो एड्स में लेते हैं, चलो ठीक है, लेकिन वो टैलेंट को, मेरे ऐसे लोगों को, मेरे तरह के और भी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनको अपने ब्रांड्स में लें, उससे उनका भी फायदा होगा ब्रांड्स का, और वो जो टैलेंट है वो भी ज्यादा प्रमोट होगा। सही। अच्छा, स्टूडेंट्स कुछ साथ साथ जो मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, उनको मैसेज क्या होगा आपका जाते जाते? स्टूडेंट को मैसेज ये होगा कि वो हमेशा जो ना वो मार्शल आर्ट जो सीख रहे हैं उसकी बात करें। मार्शल आर्ट्स के वाले से ये है कि वो खुद से ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे आने वाले चैनल से भी हेल्प ले सकते हैं। उनको मेरा वैसे जो मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए या पाकिस्तान के लिए मेरा मैसेज है, मेरा पाकिस्तान की पूरे आवाम के लिए एक ही मैसेज है, वो ये है कि पाकिस्तान से प्यार करें, इसको अपना घर समझें। जैसे अपने घर को साफ रखते हैं ना, उस तरह रखें। जब आप पाकिस्तान को दिल से अपना घर समझेंगे तो इसको ना यहाँ पर आप लड़ाई करेंगे ना कूड़ा फेंकेंगे। और जो लोग पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है पाकिस्तान छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएं। पाकिस्तान में उनकी कोई जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान से प्यार नहीं करता। यहाँ वही रहे जिसको पाकिस्तान से प्यार है, क्योंकि हमारा घर है और हमारे घर से हमें प्यार भी होना चाहिए और हमारे घर में हमें सफाई का भी ख्याल करना चाहिए। सही। तो आप तो जबरदस्त मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ पक्के और सच्चे मुहिब्बुल वतन भी निकले हैं। बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया, थैंक यू सो मच, विश गुड लक। आप जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड आगे बनाने जा रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आपके लिए मददगार, और बहुत ज़बरदस्त जज्बा आपका अपने वतन को लेकर है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जो बात करने वाले हैं वो ये है जी, रेशमा जो कि 1947 की दहाई में राजस्थान में पैदा हुई, पाकिस्तानी मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम है। इंतहाई सुरीली और मिठास से भरपूर आवाज़ मद्दाहों के कानों में आज भी गूंज रही है और रेशमा को अपने मद्दाहों से बिछड़े हुए 7 साल बीत चुके हैं। उन्होंने अपनी मौसीकी के सफ़र का आगाज़ 1960 की दहाई से किया और पहले ही गाने से उन्होंने कामयाबियों की बुलंदियों को छू लिया। जी तो रेशमा की आज बरसी है। बिलाशुबा अपने मद्दाहों के लिए वो अपनी इस आवाज़ की सूरत में आज भी ज़िंदा हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी टैलेंट की वजह से बहुत बड़ा नाम कमाया कि आज भी 7 साल बाद भी उनके मद्दाह जो हैं उनका हर जगह जिक्र करते नज़र आ रहे हैं और ऑब्वियसली उनके लिए दुआ वो भी हैं, ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया में इन लोगों ने अपना एक आला मकाम रखा है। और साथ ही साथ 2008 में मैं आपको बताती चलूँ कि रेशमा को सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। एक बहुत बड़ा नाम मद्दाहों के लिए आज भी उनकी आवाज़ जो है वो उसी तरह से ज़िंदा है। तो आपने रेशमा के गाने भी सुने और ऐसा लगता है कि ये वो गाने हैं जो किसी भी दौर में सुने जाएं, किसी भी वक्त सुने जाए, आपके कानों में इस तरह से रस खोलते हैं कि आप एक दूसरे ही दुनिया के हसार में चले जाते हैं। तो बहुत सारी दुआएं हैं रेशमा के लिए, उनके मद्दाह जो उन्हें आज भी याद कर रहे हैं। बेहतरीन तरीका यही होता है कि याद तो किया जाए, साथ ही साथ खुसूसी तौर पर उनके लिए स्पेशल दुआ भी की जाए। जी तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं आज के सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले मोबाइल रेट्स क्या हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। ओप्पो रेनो फ़ोन है 69,999 रुपीज़ इसकी प्राइस है। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। ओप्पो F11 Pro और ये आप खरीदना चाह रहे हैं तो 54,999 रुपये इसकी प्राइस है जी। ओप्पो A92 39,999 रुपीज़। नेक्स्ट मोबाइल है जी ओप्पो A52 34,999 रुपये। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट आपने जान लिया, आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। मार्केट में नबील मलिक मौजूद है। नबील, बताइएगा सब्जियों की कीमतें आज क्या हैं? जी, गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज शहर में सब्ज़ियों और फलों की कीमतों में इजाफ़ा देखा जा रहा है। चंद एक फलों और सब्ज़ियों की कीमतों के मुताबिक आज जो कीमतें हैं वो मुस्तहकम हैं, लेकिन ज़्यादातर की कीमतों में आज 5 से 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये इजाफ़ा देखा जा रहा है। अगर बात कीजिए सब्ज़ियों की कीमत की तो आलू दर्जा अव्वल जो है वो 4 रुपये कमी के बाद 76 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोइम आलू जो है वो 4 रुपये कमी के बाद 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर शुगर फ्री आलू की बात की जाए तो वो 2 रुपये कमी के बाद 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और प्याज दर्जा अव्वल जो है वो 1 रुपये कमी के बाद 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज दर्जा दोम जो है वो 1 रुपये कमी के बाद 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो हैं वो दर्जा अव्वल जो है वो 155 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आज इसकी कीमत में, टमाटर की कीमत में 5 रुपये कमी वाक़ हुई है, जबकि दर्जा दोम जो टमाटर हैं वो 10 रुपये की कमी के बाद 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ये तमाम वो रेट्स हैं जो सरकारी तौर पर हुकूमत की जानिब से एक रेट लिस्ट जो मंडियों में जारी की गई है। लेकिन अगर बात कीजिए ग्राउंड रियलिटी की तो वहाँ पर शहर की दूसरी जो गली मोहल्लों की मार्केट है वहाँ पर अशिया की जो कीमतें हैं वो मंडी के और सरकारी नर्ख से मुख्तलिफ हैं, उनमें इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों का ये कहना है कि अशियाए ख़ुर-ओ-नोश की जो कीमतें हैं वो आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी वाक़ हो रही है। और हुकूमत से शहरियों ने मुतालबा किया है कि जो कीमतों में फ़र्क है इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और आवाम को वही कीमत पर अशिया दस्तयाब होनी चाहिए जो कि हुकूमत की जानिब से सरकारी नर्खनामा जारी किया गया है। दूसरी जानिब दुकानदारों का ये कहना है कि जो सरकार की जानिब से नर्खनामा जारी किया जाता है उस नर्खनामे पर तो मंडी से भी अशिया दस्तयाब नहीं है, और जब वहाँ से अशिया को ख़रीद कर लोकल मार्केट्स में लेकर आया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। इसी वजह से शहरी जो हैं वो रेट लिस्ट और चीज़ों की असल कीमतों की वजह से जो है वो गलत फहमी का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से बहस व तकरार भी होती है। और इस सिलसिले में हुकूमत जब तक एक्शन नहीं लेगी
कीमतों के इस फ़र्क को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, थैंक यू सो मच नबील, आप हमारे साथ मौजूद थे। मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं आपने हमें बताया। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जी सबसे पहले बीफ पर केजी आप ख़रीद सकेंगे 450 रुपये किलो में, और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 850 रुपये किलो में। मटन यहाँ पर अवेलेबल है 1350 रुपये में, और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1650 रुपये में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 191 रुपये किलो में, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 277 रुपये में। और इसके बाद जी एग रेट्स क्या हैं, रिटेल प्राइस सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे जो कि है 166 रुपये, और अगर आप जाएंगे होलसेल से खरीदारी करने के लिए तो यहाँ पर 2 रुपये की कमी के साथ 164 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद अगर गोरमे पे आप जा रहे हैं तो यहाँ पर 165 रुपये दर्जन में अंडे अवेलेबल हैं। जी तो नाज़रीन, अशिया ज़रूरिया की कीमतें क्या हैं ये तो आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप जान लीजिए कि बचत आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग का प्लान कर रहे हैं तो वर्दा पर अगर आप जाएंगे तो अप टू 50% यहाँ पर ऑफ है। आप जाकर अपने पसंद के प्रिंट्स की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है जी निशात लिनन, यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है। जी तो नाज़रीन, अभी शामिल कर लेते हैं माल का हाल। एक नज़र डालते हैं करेंसी रेट्स क्या हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज का शो था आप लोगों के मसाइल के हवाले से, तजावुज़ात का मसला हमने डिस्कस किया है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सजेशन ज़रूर दीजिएगा, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।